सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये क्यूआर सीरीज का ही एक पार्ट है और ज्योग्राफी का एक पार्ट है, जिसमें हम लोग समझेंगे भारत और उसके पड़ोसी देश। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, चाहे रेलवे का एग्जाम उठा लीजिए या बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम उठा लीजिए। इससे संबंधित एक क्वेश्चन तो एग्जाम में रहता ही है। याद रखिएगा, इसमें कुछ समझाने वाला चीज नहीं है, यानी कि ये टॉपिक पूरी तरह से आपके मेमोरी पावर पे डिपेंड करता है कि आपका मेमोरी कितना अच्छा है। आप जितना ज़्यादा चीज़ होगा इसमें आप ग्रैब कर लीजिए, जो मुझे समझाना होगा समझा दूंगा। रटने वाले पार्ट में मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता, आपको ट्रिक लगाना है, ट्रिक लगा के याद करना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और याद रखिए, इतना कंपाइल करके मैंने आपके सामने ये वीडियो रख दिया है कि इससे बेटर वीडियो आपको दोबारा इस टॉपिक पर पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत और इसके पड़ोसी देश। तो देखिए, भारत का जो आपका लंबाई है, नॉर्थ से साउथ में भारत का लंबाई है 3214 किलोमीटर और ईस्ट से वेस्ट में लंबाई है 2933 किलोमीटर। ये भारत का है, आप इसको याद कर लीजिए। आगे, लेंथ ऑफ लैंड बॉर्डर्स, यानी कि जो स्थलीय सीमा है भारत का, उसका लंबाई है 15106.7 किलोमीटर। 15106.7 किलोमीटर, इसको आप याद कर लीजिए। आगे आते हैं, भारत की जो तटीय सीमा है उसका लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर, जब इसको जोड़ दीजिएगा तो 22623.3 किलोमीटर। 22623.3 किलोमीटर। कुल पड़ोसी देश भारत के 9 है, जिसमें से 7 देश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा रखते हैं भारत के साथ, और 2 देश ऐसे हैं जो तटीय सीमा रखते हैं, यानी कि कोस्टल बॉर्डर शेयर करते हैं या मेरीन बॉर्डर शेयर करते हैं। 7 स्थलीय सीमा शेयर करने वाले देश के नाम इस प्रकार हैं: बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है। और तटीय सीमा शेयर करने वाले जो है, हम आपको पहले बता चुके हैं, पिछले वीडियो में भी बताए थे। श्रीलंका और मालदीव कितना कितना तटीय सीमा शेयर करते थे वो भी हम आपको बता चुके हैं। अब आते हैं, लॉन्गेस्ट सीमा कौन साझा करता है, तो बांग्लादेश करता है। कितना आपको याद रखना है, 4096.7 किलोमीटर। और ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। तो याद रखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी सीमा किसका है, यूएसए और कनाडा का है, और ये है 8000 किलोमीटर। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर जो है यूएसए और कनाडा का है, 8000 किलोमीटर इन लोग के बीच का है। और जो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है 4096.7, वो दुनिया में 5वां नंबर पर आता है। आगे बात करें, सबसे छोटी सीमा साझा करता है भारत का जितना भी ये है, उसमें सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला है अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर, मात्र मात्र 106 किलोमीटर। बाकी अदर जो है उसका भी हम लोग देख लेते हैं कि भूटान कितना शेयर करता है, तो भूटान करता है 699 किलोमीटर, 700 से एक कम, 700 से एक कम। चाइना का बात करते हैं तो 3488। इसको याद करने का तरीका ऐसा रखे हैं कि अगर यहाँ 44 होता तो उसका डबल हो जाता 88, लेकिन 44 नहीं 34 है, 3488, 3488। ठीक है। नेपाल का याद कर लीजिए 17 तिया 51, 17 51 किलोमीटर, 17 तिया 51। पाकिस्तान का 33 में से 10 कम 23, 33 23 किलोमीटर। पाकिस्तान का 33 23 किलोमीटर। म्यांमार का बात करें तो 16 43 किलोमीटर, 16 43 किलोमीटर। आपको ऐसा ही याद रखना है और इसको याद कर लीजिए, ये ज्यादा बेटर है। आगे आता है, देखिए कुछ ऐसे हमारे फोर्सेज हैं जिनको अर्धसैनिक बल बोलते हैं। ये अर्धसैनिक बल हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। जैसे इस अर्थ, हम लोग कुछ भी पढ़ेंगे तो वो पढ़ने से पहले तटीय सीमा या फिर स्थलीय सीमा को पढ़ने से पहले अर्धसैनिक बल को पढ़ना होगा, जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। कुछ बल इसमें हम बताए हैं, कुछ बल आपको होमवर्क दिए हैं, यानी कि 70% आपको बता दिए हैं, 30% आपको होमवर्क दिए हैं। सबसे पहले आते हैं बीएसएफ के बारे में, जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षा बल है, विश्व का सबसे बड़ा। और याद रखिएगा, सबसे पहले ये जो बीएसएफ था वो पाकिस्तान का रक्षा करता था। इसका स्थापना हुआ है 1 दिसंबर 1965, लेकिन 1971 में बांग्लादेश अलग देश बन जाता है। तो उसके बाद क्या था, क्योंकि पाकिस्तान से ही अलग हुआ था, इसीलिए बीएसएफ अब पाकिस्तान को भी देखता है और बांग्लादेश को भी देखता है। इसका हेडक्वार्टर का बात करें तो बीएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। और इसका मोटो क्या है, याद रखिएगा, मोटो क्या है, ध्येय वाक्य। मोटो को हिंदी में बोलते हैं क्या, ध्येय वाक्य। इसका ध्येय वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य। आगे आते हैं एसएसबी।
एसएसबी का बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल, इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ये भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा का सुरक्षा करता है। जैसे ये आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो सीमा था उसका सुरक्षा करता था, उसी तरह एसएसबी जो है वो भारत नेपाल और भारत भूटान का भी वो रक्षा करता है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। एसएसबी का स्थापना होता है 1963 में। क्यों 1963 में? क्योंकि भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। उस युद्ध के बाद जो भारत भूटान और भारत नेपाल का जो सीमा सुरक्षा करना था उसको बहुत बहुत जरूरी हो गया सुरक्षा करना। तो भारत का और चीन का युद्ध होता है 1962 में। उसके बाद जस्ट एक साल के बाद 1963 में एसएसबी का स्थापना होता है। और इस एसएसबी का मोटो क्या है? मोटो आपको याद रखना है, सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। सेवा भी करना है, देश की सुरक्षा भी करनी है और अदर कंट्री से भाईचारा भी बना के रखना है। आईटीबीपी का बात करते हैं। आईटीबीपी जो है वो है आपका, रुकिए वाईफाई ऑफ कर देते हैं। चलिए आईटीबीपी का बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बतन, नाम से ही पता चल रहा है कि ये तिब्बत जो कि चीन में रहा है। ठीक है, तो चीन के साथ ये भारत की सीमा की रखवाली करता है। इसका भी गठन हुआ है 1962 में, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। उसी के जस्ट तुरंत के बाद आईटीबीपी का स्थापना होता है 1962 में ही। भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में, तो 1962 में स्थापना हो जाता है आईटीबीपी का कि नहीं, चाइना से हम हारे हैं। क्योंकि भारत चीन युद्ध जो हुआ था 1962 में, उसमें भारत की हार हो जाती है। तो भारत की हार होने के बाद एक तो 1962 में बना आईटीबीपी और 1963 में बनता है एसएसबी। ये आपको याद रखना है। और याद रखिए ये जो आईटीबीपी है इसका भी हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली है और इसका मोटो क्या है? शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा। शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा इसका ध्येय वाक्य है, ये आपको याद रखना है। अगला आता है हमारा असम राइफल्स। असम राइफल्स, देखिए असम राइफल्स जो है इसका स्थापना 1835 में होता है। यानी कि ये सबसे पुराना है, इससे पुराना कुछ भी नहीं है। सबसे पुराना यही है असम राइफल्स। लेकिन इसका नाम असम राइफल्स पहले नहीं था। ठीक है, इसका नाम पहले था कछार लेवी। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, रेलवे का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि कछार लेवी किसका नाम है? तो ये असम राइफल्स का नाम है। याद रखिएगा, जहां सबका हेडक्वार्टर हम लोग न्यू दिल्ली पढ़ रहे हैं, वहीं असम राइफल्स का हेडक्वार्टर क्या होता है? शिलोंग। इसका हेडक्वार्टर क्या होता है? शिलोंग। और इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी बोलते हैं। पूर्वोत्तर का प्रहरी, पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट, जितने भी नॉर्थ ईस्ट है उसका प्रहरी। अच्छा, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि सिस्टर्स, सेवन सिस्टर्स किसको बोलते हैं? सेवन सिस्टर्स। तो नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य है ना, उसमें सब हो जाएगा, असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम होगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ये जितना भी राज्य है नॉर्थ ईस्ट में वो सारा हो जाएगा आपका सेवन सिस्टर्स में। एक क्वेश्चन पूछ देता है सेवन सिस्टर्स में कौन नहीं आता है? तो सेवन सिस्टर्स में आपका कौन नहीं आता है? सिक्किम। यहीं पे आपको ऑप्शन दे देगा, यही ऑप्शन देगा, सेवन सिस्टर्स में कौन नहीं आता? सिक्किम में। आपको लगा अरे सिक्किम भी तो नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन सिक्किम सेवन सिस्टर्स में नहीं आता है, वहां याद रखना। ठीक है, तो देखिए असम राइफल्स का मोटो क्या है? सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि पहाड़ी लोगों का मित्र। पहाड़ी लोगों का जो सेंटिमेंट्स है उससे जुड़ा रहना, पहाड़ी लोगों का मित्र है ये। ठीक है, याद रखिएगा। इसको असम राइफल्स को पहचानेंगे कैसे? ये लोग अब जो अपना टोपी पहनता है ना, वो थोड़ा तिरछा पहनता है, इसको इसलिए इसको बोलते हैं तिरछी टोपी वाले, तिरछी टोपी वाले। ठीक है, और हम लोग एक चीज और याद रखते हैं, असम का पुराना नाम क्या है? असम का पुराना नाम है प्राग ज्योतिषपुर। और इसका एक और पुराना नाम है कामरूप, क्योंकि यहाँ पे माँ कामाख्या का मंदिर है और माँ कामाख्या के मंदिर के कारण इसका नाम कामरूप भी पड़ा था। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आपका होमवर्क है इसी जैसे मैं बताया हूं, आईटीबीपी, असम राइफल्स, उसी तरह आपको करना है। सीआईएसएफ फुल फॉर्म क्या है, हेडक्वार्टर क्या है, मोटो क्या है ना, और इससे रिलेटेड कोई चीज कब बना, स्थापना कब हुआ। उसी तरह सीआरपीएफ, उसी तरह इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड। जैसे मान लीजिए आप नॉर्थ ईस्ट वगैरह का तो रक्षा कर दिए, लेकिन जो आपका बॉर्डर पर जो है अंडमान निकोबार का रक्षा कैसे कीजिएगा, आप केरल का रक्षा कैसे कीजिएगा, आप तमिलनाडु का रक्षा कैसे कीजिएगा? तो वहां पर कोस्ट गार्ड होते हैं ना, तटीय बल, है ना। उसी तरह नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये भी आपको कमेंट करना है कि इसका स्थापना कब हुआ, सब चीज इसके बारे में लिखना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला, अब हम लोग तीन को मेन फोर्स जो है आपका, सबसे मेन इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, ये तीनों किसके अंदर आता है? राष्ट्रपति के अंदर आता है, राष्ट्रपति।
सीधा इसका हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन ये जो अर्धसैनिक बल हम आपको बताए थे, जितना भी बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, ये जितना भी ये अर्धसैनिक बल है, इसको क्या बोलते हैं? अर्धसैनिक बल। ठीक है, अर्धसैनिक बल। और ये अर्धसैनिक बल जो है हमारे होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री। ठीक है, गृह मंत्री इसके हेड होते हैं, गृह मंत्री। ठीक है, लेकिन आपका जो ये मेन गो है, तीन गो, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, इसके हेड होते हैं सीधा हमारे राष्ट्रपति। लेकिन ये भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, लेकिन हेड इसके जो सबसे मेन हेड होते हैं वो तीनों सेनाओं के प्रमुख हमारे राष्ट्रपति होते हैं। और हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा? एयरफोर्स का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, इसका मोटो क्या है? तो चलिए इसको देख लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन नेवी हो या इंडियन आर्मी हो, जनरली इसका हेडक्वार्टर दिल्ली ही रखा गया है। ठीक है, लेकिन इसका कहीं कहीं डिवीजन बांट दिया गया है, जैसे नॉर्थ में डिवीजन, साउथ में डिवीजन, ऐसे करके डिवीजन बांट दिया गया है। तो लेकिन इंडियन एयरफोर्स का अगर हेडक्वार्टर का बात करें तो नई दिल्ली ही हो जाएगा। स्थापना कब होता है? 8 अक्टूबर 1932। 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स का स्थापना होता है। मोटो क्या है? टच द स्काई विथ ग्लोरी, टच द स्काई विथ ग्लोरी। और संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं? नभा स्पर्शम दीप्तम। मतलब कि नभा मतलब कि आसमान, स्पर्श करना यानी कि छूना है, दीप्तम ग्लोरी के साथ, यानी कि टच द स्काई विथ ग्लोरी। आगे बात करते हैं इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना का बात करते हैं। तो इसका स्थापना 1 अप्रैल 1895 को होता है, 1 अप्रैल 1895। लेकिन ये अपना स्थापना दिवस 15 जनवरी को मनाता है। आखिर क्या रीजन है कि अपना स्थापना दिवस 15 जनवरी को मनाता है? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को देश आजाद हुआ था। उस समय आजाद होने के बाद 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल हमारे के.एम. करियप्पा जो हैं वो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय सेना के प्रमुख बने थे। इसीलिए 15 जनवरी को हम लोग इंडियन आर्मी का स्थापना दिवस मनाते हैं, ना कि 1 अप्रैल, याद रखिएगा। इसका मोटो बात करते हैं, मोटो का बात करते हैं तो सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि सेवा परमो धर्म, सेवा परमो धर्म। आगे आते हैं इंडियन नेवी, इंडियन नेवी का बात करते हैं, भारतीय नौसेना। तो भारतीय नौसेना के जनक छत्रपति शिवाजी को माना जाता है, लेकिन इससे पहले भी नौसेना था। याद रखिए, जब आप भारत में पढ़िएगा दक्षिण भारत का इतिहास तो चोल राजवंश पढ़िएगा, चोल राजवंश, चोल राजवंश जब आप पढ़िएगा, इसका नौसेना बहुत मजबूत था। इन्होंने अपने नौसेना के बल पर संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था, संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सीलोन, सीलोन। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो चोल साम्राज्य है, इसका हम लोग को वर्णन कहाँ मिलता है? उत्तर मेरुड़ अभिलेख, उत्तर मेरुड़ अभिलेख। ये सब क्वेश्चन भी पूछता है। तो चलिए और एक और चेर साम्राज्य भी था, चेर, चेर का भी नेवी अच्छा था, चोल का भी नेवी अच्छा था, लेकिन चोल जो है वो ज्यादा मजबूत था। आगे आते हैं, अब हम लोग यहाँ कहाँ गया? हाँ, नेवी पढ़ रहे थे। 1612 में बनता है इंडियन मैरीन, इंडियन मैरीन। यही बाद में 1685 में बन जाता है बॉम्बई मैरीन। ठीक है, 8 सितंबर 1934 को बनता है रॉयल इंडियन नेवी, 8 सितंबर 1934 को रॉयल इंडियन नेवी। लेकिन 8 सितंबर को इसका स्थापना दिवस नहीं मनाते हैं, इसका स्थापना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को। क्यों? देखिए, क्योंकि नौसेना दिवस हम लोग 4 दिसंबर को मनाते हैं, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसमें ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत हम लोग पाकिस्तान को हराए थे। यही ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है 4 दिसंबर जो इसका डेट रखा गया है, इसीलिए 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेवी का फुल फॉर्म का बात करें, एन से होता है नॉटिकल, ए से होता है आर्मी, भी से होता है वॉलंटियर, वाई से होता है योमेन, नॉटिकल आर्मी ऑफ वॉलंटियर योमेन। नेवी का मोटो का बात करें तो शम नो वरुणा, शम नो वरुणा, यानी कि इसका मतलब होता है मे द गॉड ऑफ वाटर, मे द गॉड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस टू अस। ठीक है, यानी कि जो भगवान है पानी के भगवान को वरुण बोलते हैं, वरुण। ठीक है, अरुण बोलते हैं हवा देवता को, हवा वायु के देवता को, वायु के देवता को अरुण बोलते हैं और पानी के देवता को वरुण बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए शम नो वरुणा, यानी कि जो पानी के जो देवता हैं वो हम पर ऑस्पिशियस रहे, मतलब हम पर हमेशा अच्छी दृष्टि बनाए रखें।
आगे अब देखिए, अब हम लोग एक एक करके जितना भी भारत का पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, उसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश का बीएसएफ होता है, मतलब बांग्लादेश में कौन सुरक्षा करता है? बीएसएफ। इसकी सीमा जो है 4096.7 किलोमीटर। और याद रखिएगा, ऑपरेशन जीरो लाइन्स, बांग्लादेश के साथ जो हमारा सीमा साझा करता है उसको ऑपरेशन जीरो लाइन्स बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेशन जीरो लाइन्स, ये भी याद रखना है। सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन है बांग्लादेश से? असम, बंगाल, बंगाल का मतलब वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है ना, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। सबसे बड़ा जो सीमा है बांग्लादेश से तय करता है वो है बंगाल, 2217 किलोमीटर। ये आपको याद नहीं रखना है, याद रखिए जितना भी इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा, जो भी चीज बताऊंगा, जो मैं याद करने नहीं बोलूंगा उसको याद मत कीजिएगा, जो मैं याद करने बोलूंगा उसी को याद कीजिएगा। लिखा तो मैं बहुत फैक्ट हूँ, लेकिन सब याद नहीं करना। बंगाल, इसमें आपको क्या रखना है, बंगाल जो है वो सबसे बड़ा सीमा साझा करता है, ये याद रखना है, लेकिन कितना ये नहीं याद रखना है। असम सबसे छोटा सीमा साझा करता है। उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसीलिए इसका नाम त्रिपुरा पड़ा। त्रि का मतलब तीन, तीनों ओर से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद भारत में सबसे लंबी सीमा यही बनाता है बांग्लादेश, 4096.7, लेकिन ये पूरे विश्व का 5वां नंबर पर आता है, 5th आता है। आगे अब मैं देखिए जितना भी देश बता रहा हूं उसका पीएम और राष्ट्रपति मैं नहीं बनाऊंगा, नहीं बताऊंगा, आपको करंट अफेयर्स में जाके सर्च करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, पीएम कभी भी चेंज हो जाता है, राष्ट्रपति कभी भी चेंज हो जाता है, वो मैं नहीं बना रहा हूं, उसके लिए मैं खाली जगह छोड़ दिया हूं, वो आप नेट पे सर्च करके या फिर आपके पास करंट अफेयर्स का बुक होगा उससे देख के कर सकते हैं। बांग्लादेश की राजधानी, कोई भी देश बताऊंगा राजधानी या मुद्रा याद करना ही है, तो इसकी राजधानी क्या हो गई? ढाका, मुद्रा क्या हो गई? टका। ठीक है, बांग्लादेश कब आजाद हुआ? 26 मार्च 1971। देखिए यहाँ पे हम गलती कर दिए थे, एनटीपीसी में 1972 मार दिए थे। देखिए कितना अप्रोक्सीमेटली आंसर दिया था। उस समय क्या था कि 1972 में बांग्लादेश अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो आजाद तो एक साल पहले हुआ था ना, 26 मार्च 1971। याद रखना, ये डेट याद रखना आपको। गोवा कब आजाद हुआ? 1987। ये आपको याद रखना एग्जैक्टली डेट। ठीक है, कब कब आजाद हुआ वो आपको डेट याद रखना है। कैवा संशोधन में आजाद हुआ वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, गोवा शायद 56वां संशोधन में आजाद हुआ था, अलग राज्य का दर्जा मिला था उसको, तो ये भी आपको याद रखना है। बांग्लादेश आजाद हुआ 26 मार्च 1931, और उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जो बांग्लादेश को आजाद कराने में बहुत मदद की थी। ठीक है, आगे फादर ऑफ नेशन बांग्लादेश के कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को ही क्या बोलते हैं? बंग बंधु, बंग बंधु। ठीक है, कमेंट कीजिए दीन बंधु किसको बोलते हैं? दीन बंधु, दीन बंधु बोलते हैं सी एफ एंड्रूज, और देश बंधु, देश बंधु बोलते हैं चितरंजन दास। याद रखिएगा, जहां भी सेम टाइप का चीज आए उसको पढ़ लीजिए। अगला, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी का नाम क्या था? आवामी लीग पार्टी, आवामी लीग पार्टी। उसके बाद 15 अगस्त को कौन सा देश अपना सैडेस्ट डे मनाता है, सबसे बैड दिन? ये मनाता है बांग्लादेश, 15 अगस्त को बुरा दिन मनाता है ये। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905। कौन किया था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है ये फूट डालो और राज करो की नीति को पालन करता था। 19 जुलाई 1905 को बंगाल दिवस की घोषणा होती है, लेकिन इस घोषणा में बंगाल विभाजन का डेट कब फिक्स किया जाता है? 16 अक्टूबर 1905। ये डेट फिक्स होता है, डेट ये फिक्स कर दिया जाता है कि इस डेट को बंगाल का विभाजन किया जाएगा, लेकिन इस डेट को बंगाल का विभाजन नहीं होता है, बताएंगे आगे। 16 अक्टूबर 1905 को चूंकि बंगाल विभाजन का डेट रखा गया था, इसी के अगेंस्ट में क्या स्टार्ट किया गया था? बताइए, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन अपनाया गया था। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, इसीलिए 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हथकरघा दिवस मनाते हैं। और देखिए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल दिवस का डेट रखा गया था। इस दिन रक्षाबंधन दिवस मनाया, किसने मनाया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? रक्षाबंधन दिवस मनाएंगे, क्योंकि बाद में तो फिर हम अलग हो जाएंगे, बंगाल तो विभाजन हो जाएगा, अभी ही रक्षाबंधन दिवस मना लेते हैं। और याद रखिएगा दिल्ली दरबार लगता है, दिल्ली दरबार लगता है कब? 1911 दिसंबर में
लगता है, डेट बताइएगा, 11 दिसंबर की 12 दिसंबर बताइएगा, कितना दिसंबर 1911, कमेंट कीजिएगा। 1911 को दिल्ली दरबार लगता है, उसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर देता है, बंगाल विभाजन को रद्द कर देता है, यानी कि बंगाल जो था, जो वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में डिवाइड हो रहा था, वो अब डिवाइड नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, उसमें बंगाल से बिहार को अलग कर दिया, बिहार को अलग कर दिया, याद रखिएगा, बंगाल से बिहार को अलग कर दिया, ये भी आपको याद रखना। और एक चीज समझिएगा, इसी जो दिल्ली दरबार जो लगा था 1911 में, दिल्ली दरबार उस वो 1911 में लगा था, उसमें क्या घोषणा हुआ कि अब राजधानी जो है वो कलकत्ता से कहाँ जाएगी, दिल्ली जाएगी, कलकत्ता से दिल्ली जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फंसा देगा, दिल्ली राजधानी कब घोषित हुई और दिल्ली राजधानी कब बनी, ये क्वेश्चन पूछेगा, बनी और कब घोषित हुई। अगर घोषित हुई का बात करेगा तो 1911, बनी कब, 1912, 1 अप्रैल 1912, यानी कि 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा, उसमें घोषणा हो गया कि दिल्ली राजधानी बनेगी कलकत्ता की जगह पे, लेकिन बनता नहीं 1911 में, सिर्फ घोषणा होता है। बनता कब है, 1912 में। यहां से 2 क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। आगे आते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज अगर बांग्लादेश का बात करें, वो है बांग्ला। क्या है, बांग्ला। राष्ट्रीय फूल, ये रटने वाला है, ज्यादा टाइम नहीं देंगे। राष्ट्रीय फूल वाटर लिली, ठीक है। राष्ट्रीय फल कटहल, कटहल एक और का राष्ट्रीय फल है, शायद भूटान का है, भूटान का राष्ट्रीय फल है कटहल, देख लीजिएगा आगे, ठीक है। वाटर लिली। आगे राष्ट्रीय पक्षी का बात करें तो ओरिएंटल मैगपी रॉबिन, ओरिएंटल मैगपी रॉबिन, ठीक है, ये राष्ट्रीय पक्षी है। मछली का बात करें तो हिल्सा, याद रखिए, हिल्सा का सबसे मेजर एक्सपोर्टर बांग्लादेश ही है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है हिल्सा का, वो बांग्लादेश ही करता है। राष्ट्रीय खेल का बात करें तो कबड्डी। एक चीज और याद रखिएगा, मोहम्मद यूनुस एक इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, इकोनॉमिस्ट, जिनको 2006 में नोबेल पुरस्कार मिला था, जो बांग्लादेश से संबंधित थे। आगे राष्ट्रीय खेल इसका क्या है, कबड्डी है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है, रॉयल बंगाल टाइगर। नेशनल एंथम का बात करें तो आमार सोनार बांग्ला, जो कि बंगाली में लिखा हुआ है, किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 देश का राष्ट्रीय नेशनल एंथम लिखे हैं, एक तो भारत और एक बांग्लादेश। भारत का नेशनल एंथम जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है, जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और इसका शीर्षक क्या था, बताइएगा, जन गण मन का शीर्षक क्या था, इसका शीर्षक था भारत भाग्य विधाता। पूछता है क्वेश्चन, भारत भाग्य विधाता इसका शीर्षक था। कमेंट कीजिएगा, जन गण मन को कब जो है किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, अपनाया गया था, ठीक है, कब गाया गया था। और वंदे मातरम जो आनंद मठ से लिया गया है, वंदे मातरम को किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, और उसके अध्यक्ष भी बताइएगा, उसके अध्यक्ष भी बताइएगा। आगे आगे आते हैं, संसद, बांग्लादेश की संसद का नाम बात करें, जातीय संसद। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर से एक चीज और याद रखिएगा, इनकी बुक बहुत सारी है, ठीक है, गोरा, गोरा वगैरह, गीतांजलि है ना, गीतांजलि, ये सब इनकी पुस्तक है, याद रखिएगा। गीतांजलि जो है, इसके लिए 1913 में ना, 13 में शायद या 12 में, देख लीजिएगा, 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। भारत ने बल्कि पूरे एशिया में पहले एशिया से व्यक्ति जिसको नोबेल प्राइज मिला था, और इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत फेमस इंसान है, और ये बंगाल विभाजन के विरोध में थे, कभी नहीं चाहते थे कि बंगाल का विभाजन हो। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही क्या स्थापना किया था, विश्व भारती, विश्व भारती, जो अभी वेस्ट बंगाल में है। आगे बांग्लादेश का वृक्ष का बात करें तो आम है। राष्ट्रीय कवि, देखिए ये पूछता है, काजी नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम को बांग्लादेश का राष्ट्रीय कवि बोला जाता है। बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी, हमको यहाँ कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। ध्वज, फ्लैग का बात करें, बांग्लादेश का फ्लैग का बात करें, झंडा का बात करें अगर हम, तो देखिए झंडा से आप समझिएगा, झंडा में आपको यहाँ पे ग्रीन कलर दिख रहा है, यहाँ पर रेड कलर दिख रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें झंडा में एक लाल डिस्क है और एक हरा डिस्क है, ठीक है। लाल जो है वो संघर्ष का प्रतीक है, यानी कि बांग्लादेश को जो आज़ादी मिली है संघर्ष से मिली है। इंदिरा गांधी ने काफी सपोर्ट किया है, पाकिस्तान से बहुत टॉर्चर थे, इसलिए उन्होंने अलग देश की मांग की। हरा डिस्क का बात करें तो हरा जो है वो उपजाऊ मिट्टी का प्रतीक है, उपजाऊ मिट्टी का प्रतीक है, ठीक है। और इसके झंडा का रेशियो होता है
लंबाई 10, चौड़ाई 6, 10:6। ये आपको याद नहीं करना है, आप दिमाग लगेगा क्या एग्जाम में पूछ सकता है क्या नहीं पूछ सकता, उतना तो हम नहीं बताएंगे, ठीक है। ये बस याद रखिएगा, ये नहीं पूछता जनरली, जैसे आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा फल कौन है, कटहल, कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन ये पूछ सकता है ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, बांग्ला, ठीक है। पक्षी भी जनरली नहीं पूछेगा, ठीक है। खेल पूछ सकता है, खेल पूछ सकता है आपसे, फल नहीं पूछेगा। फूल भी बहुत रेयर चांस है कि पूछेगा। पशु पूछ सकता है, पशु पशु पूछता है, याद रखिएगा, पशु पूछता है। नेशनल एंथम पूछता है। आगे आते हैं, देखिए लोगो। बांग्लादेश का लोगो का अगर हम बात करें तो वाटर लिली, वाटर लिली तो इसका ये भी था ना, फूल भी तो था बांग्लादेश का, तो वाटर लिली लोगो में भी आता है। और इसके साथ चावल जूट शामिल है, मतलब चावल और जूट भी शामिल है, ठीक है। ट्रेन का बात करते हैं तो भारत से बांग्लादेश 2 गो ट्रेन जाती है, एक तो मैत्री एक्सप्रेस और एक बंधन एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस चलती है कोलकाता से ढाका, अब चलती है कि नहीं नहीं पता, लेकिन पहले चलती थी। और दूसरा है बंधन एक्सप्रेस जो वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश, ठीक है। ये दोनों ट्रेन बांग्लादेश को जोड़ती है, संपर्क कराती है। सबसे लंबी नदी बांग्लादेश की बात करें तो सुरमा नदी, ठीक है। और नदी का बात कर लेते हैं तो तीस्ता नदी जो भारत में वेस्ट बंगाल और सिक्किम से होकर गुजरती है, और ये तीस्ता नदी भारत बांग्लादेश के बीच में भी बहती है। ये तीस्ता नदी किसकी सहायक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक है, जिसको जमुना भी बोलते हैं बांग्लादेश में। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ब्रह्मपुत्र को कहां पर क्या बोलते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए आपके लिए। देखिए गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, पद्मा, क्या बोलते हैं, पद्मा। ब्रह्मपुत्र नदी का बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का सब जगह पर अलग स्थान है। सबसे पहले आएगा ऊपर में बहते हुए, इससे ऐसे बहेगा ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पर तिब्बत, तिब्बत में बोलेंगे इसको सांगपो। फिर अरुणाचल प्रदेश में आएगा तो इसको बोलेंगे दिहांग, है ना, दिहांग, ठीक है। फिर आएगा तुम आपका यहाँ पर बांग्लादेश में, इसको बोलेंगे जमुना। तो अलग जगह अलग नाम हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में बोलते हैं सांगपो। सांगपो का स्पेलिंग इंग्लिश में TSANGPO, सांगपो, ठीक है, टी साइलेंट रहता है। तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं दिहांग, असम में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। भारत में जब असम में एंटर करता है तो इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं। याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र जो है एक नद है, नद, नद यानी कि मेल। तो गंगा नदी है, गंगा क्या है, वो नदी है, नदी यानी कि फीमेल है। ब्रह्मपुत्र एक नद है, नद, मेल माना गया इसको, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई आप बता दीजिए, याद कर लीजिएगा, 25-25 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर। ये गंगा नदी की लंबाई पूछ देता है कभी कभी। आगे आते हैं, पेनी नदी। पेनी नदी आपका ब्रह्मपुत्र में बहता, सॉरी, बांग्लादेश में बहता है, और ये इंडिया बांग्लादेश की सीमा बनाती है। ये पेनी नदी निकलती कहाँ से, भारत में त्रिपुरा से निकलती है, बांग्लादेश चली जाती है, ठीक है। एक है मुहरी नदी, जिसको लिटिल फेनी भी बोलते हैं, ठीक है, फेनी यहाँ पे लिटिल फेनी, ठीक है। ये भी इंडिया बांग्लादेश के बीच में बनती है, बहती है, ठीक है। इतना था बांग्लादेश से रिलेटेड आपका जो भी ये है। देखिए हम कुछ भी बता रहे हैं उसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशन अभी नहीं बता रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि वर्तमान में भारत और बांग्लादेश का संबंध क्या है, कुछ नया चीज भारत, अगर वहां पे पोर्ट है, मान लीजिए बांग्लादेश में कोई ऐसा पोर्ट है जो अभी चाइना हड़पना चाह रहा है, या इंडिया उसको लेना चाह रहा है, ठीक है। श्रीलंका में पोर्ट है, वो श्रीलंका किसको देना चाह रहा है, चाइना को देना चाह रहा है कि इंडिया को देना चाह रहा है, तो उस टाइप का पोर्ट वगैरह जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो तो आप देखते रहिएगा, वीडियो देखने से ही हो जाएगा। लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन था वो हम आपको बता दिए। आगे आते हैं नेपाल, अगला है हमारा नेपाल। नेपाल से 17 किलोमीटर, यानी कि सीमा, कितना सीमा लगता है नेपाल से, 17-51 किलोमीटर। और नेपाल में हमारा सुरक्षा कौन करता है, SSB, बता चुके हैं, ज्यादा टाइम नहीं देंगे। नेपाल की मुद्रा का नाम है रुपया, और राजधानी क्या है नेपाल का, नेपाल का राजधानी है काठमांडू, ठीक है। सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, देखिए वेस्ट बंगाल, सिक्किम, यूपी, बिहार, उत्तराखंड। यूपी बिहार तो पता है आपको, है ना, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, ये ऊपर वाला जितना राज्य है, तराई वाला क्षेत्र, वो सारा नेपाल से सीमा बनाता है। सिक्किम सबसे कम सीमा बनाएगा, 99 याद नहीं करना है, खाली मिनिमम ये याद करना, सबसे कम सीमा नेपाल से बनाएगा सिक्किम, सबसे ज्यादा बनाएगा बिहार 726 किलोमीटर। चूंकि बिहार का है इसलिए आप इसको याद कर सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि बिहार के कौन कौन से राज्य नेपाल से सीमा बनाते हैं, कौन कौन से राज्य, ये आप कमेंट कीजिएगा, बिहार के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, जिला, राज्य नहीं जिला, कौन कौन से ऐसे जिला हैं जो उधर पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पूर्वी चंपारण हो जाएगा, सीतामढ़ी हो जाएगा, आपका मधुबनी हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख लीजिएगा कौन कौन सा राज्य जो किशनगंज हो जाएगा नेपाल से सीमा बनाता है, कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेपाल में टोटल 7 गो प्रांत है, प्रांत 1, प्रांत 2, बागमती, गंडकी, लुम्बिनी और करनाली। देखिए लुम्बिनी फेमस क्यों है,
क्योंकि लुम्बिनी में एक जगह है आपका कपिल वस्तु, जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बागमती फेमस है क्योंकि यही बागमती प्रांत में काठमांडू है, जो कि राजधानी है नेपाल की। प्रांत टू जिसका नाम था पहले, उसका अब नाम हो गया मधेश प्रांत। और प्रांत वन जो नाम था उसका अब नाम हो गया कोसी प्रांत, ये पुराना नाम है। ठीक है, कोसी प्रांत, मधेश प्रांत, बागमती, गंडकी, लुम्बिनी, कर्नाली, देखिए सब नदी के नाम पर है। सारा जो नाम है वो नदी के नाम पर है। ठीक है, कर्नाली नदी है जिसको हम लोग घाघरा नदी बोलते हैं, बिहार में इसको क्या बोलते हैं, घाघरा नदी, यही कर्नाली है। ठीक है, आगे आते हैं। फ्लैग, ध्वज का बात करते हैं। बांग्लादेश का सॉरी नेपाल का ध्वज का अगर हम लोग बात करें, झंडा का बात कर ले, तो देखिएगा नीली सीमा, किनारे किनारे आपका नीला कलर है। देखिए किनारे किनारे सब जगह आपका नीला कलर है। ये नीला कलर किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। ठीक है, शांति का, पीस का। लाल रंग का बात करें, ये जो लाल रंग है बीच बीच में हर जगह लाल रंग, ये आपका फूल रोडोडेंड्रॉन का प्रतीक है। देखिए रोडोडेंड्रॉन जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल है, और ये फूल लाल कलर का होता है, ये रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, इसी फूल के कारण ये लाल रंग इसके झंडा में दिया गया है। सूर्य, अब देखिए यहाँ पर सन है, ये जो आपका सन है ये क्यों है, ये राणा फैमिली को दर्शाता है। बांग्लादेश सॉरी नेपाल का राणा फैमिली को दर्शाता है। उसी तरह यहाँ पर अर्धचंद्र है, आधा चांद, अर्धचंद्र, ये अर्धचंद्र जो है वो रॉयल फैमिली को दर्शाता है, रॉयल फैमिली को दर्शाता है। तो यही था नेपाल का झंडा का जो भी रीजन है, क्यों झंडा का अर्थ क्या है तो वो बता दिया आपको। ठीक है, आगे भारत जो है कोसी मेची इंटरलिंक बना रहा है, परियोजना चला रहा है नेपाल में। कमेंट कीजिएगा कि नेपाल के पीएम और प्रेसिडेंट कौन है, पीएम और प्रेसिडेंट नेपाल के कौन है, ये कमेंट कीजिएगा। आगे, माउंट एवरेस्ट को बांग्लादेश बोल दे रहे हैं, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं, सागर माथा। और सागर माथा का अर्थ होता है आकाश की देवी, याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है उसको नेपाल में बोलते हैं सागर माथा, सागर माथा बोलते हैं। एक चीज और आपसे एग्जाम में पूछता है कि जो थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल, ठीक है, ये तो राजस्थान में है, ये इसका कुछ पार्ट पाकिस्तान में भी है। तो थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में इसको बोलते हैं चोलिस्तान, क्या बोलते हैं, चोलिस्तान। ठीक है, उसी तरह माउंट एवरेस्ट को नेपाल में बोलते हैं सागर माथा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस चीज को कहां पर, हर चीज का अलग अलग जगह अलग अलग नाम। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी का ही देख लिए, तिब्बत में था सांगपो, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में था दिहांग, असम में हो गया ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश घुस गया तो हो गया नाम जमुना। तो ये चीज आप याद रखिएगा, किसका कहां पर क्या नाम है उसको भूलना नहीं। गंगा नदी का बात करें तो बांग्लादेश में घुसा तो उसका नाम हो गया पद्मा। अब जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाएगा, ब्रह्मपुत्र मिल जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा मेघना। ये भी आपको याद रखना है, मेघना नाम हो जाता है, बराक नदी से मिल जाता है, ये भी याद रखिए, बराक नदी से मिलके मेघना नाम हो जाता है उसका। तो वो तो जब गंगा नदी तंत्र पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। आगे आते हैं, राष्ट्रीय फूल का बात करें तो यहाँ रोडोडेंड्रोन जो कि लाल कलर का होता है। संसद का बात करें तो राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पक्षी का बात करें तो हिमालयन मोनाल। पशु का बात करें तो गाय। देखिए हिंदू धर्म में गाय को शुभ माना जाता है, इसलिए यहाँ पर पशु जो है वो गाय है, राष्ट्रीय पशु गाय है। पक्षी का बात करें तो हिमालयी मोनाल। वृक्ष का बात करें तो फीकस धर्मोसा। वृक्ष कभी नहीं पूछता एग्जाम में, आज तक कभी एग्जाम में नहीं पूछा, याद मत कीजिएगा। किसी भी क्या बोलते हैं देश का वृक्ष याद मत कीजिएगा, ठीक है। खेल याद कर लीजिएगा, खेल पूछता है, राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। सबसे लंबी नदी कर्नाली नदी बोले थे, जिसको घाघरा भी बोलते हैं। आपका एक होमवर्क है, आंग्ल नेपाल युद्ध कितना हुआ और कब हुआ और कौन सा संधि से, हमको याद है सुगौली की संधि से ये खत्म हुआ था ना। आंग्ल नेपाल युद्ध आपका होमवर्क रहा, आप देख लीजिएगा। जो देश पढ़ेंगे उसका युद्ध जरूर देखेंगे। जैसे बर्मा म्यांमार पढ़ेंगे तो आंग्ल बर्मा युद्ध आपको होमवर्क रहेगा। जैसे हम अफगान पढ़ेंगे तो आंग्ल अफगान युद्ध आपका होमवर्क रहेगा। तो ये चीज आपको देखना ही है, याद ही रखना है। चीन पढ़ेंगे तो आपका अफीम युद्ध आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और चीनी क्रांति पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी हम किसी देश का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसका भूगोल पढ़ रहे हैं, तो उसको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से जाने, कैसे वो भारत से रिलेटेड है। यही तो होता है हमारे भारत के पड़ोसी देश। आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबी नदी कर्नाली नदी हो गया, घाघरा। विश्व में 10 सबसे बड़ा अगर माउंटेन पीक का बात करें, सबसे ऊंची चोटी का बात करें, तो उसमें से 10 में से 8 जो है वो नेपाल में मिलेगा आपको। 10 में से 8 को आपको नेपाल में मिलेगा, ये आपको याद रखना है। त्योहार का बात करें तो बुद्ध जयंती, गाय यात्रा, जनाई पूर्णिमा, दसाई और तिहार, ये त्योहार जो है नेपाल में मनाया जाता है। इसका नेशनल एंथम का बात करें तो सयोन थुंगा फूल का इसका क्या है, नेशनल एंथम है। इसका अर्थ मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, अर्थ का अनर्थ बता देंगे आपको तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। जो अर्थ नहीं पता वो नहीं बताएंगे।
सयोन थुंगा फूल का ये नेशनल एंथम है कहाँ का? नेपाल का। ठीक है। मारूनी नृत्य ये नेपाल में है। हाल ही फिलहाल में एक बीएसएससी सीजीएल जो था, सीजीएल का प्री प्री एग्जाम, जो आपका री एग्जाम हुआ था, री एग्जाम हुआ था ना आपका मई में, मई में हुआ था शायद री एग्जाम, मई में या मार्च में हुआ था री एग्जाम, सीजीएल 3 का री एग्जाम हुआ था। तो उसमें आपका पूछा था वो इंडोनेशिया की कहाँ का, पता नहीं, थाईलैंड उलैंड का नृत्य पूछ दिया था। तो आप याद रखिए, कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है। मारूनी नृत्य कहाँ का है? नेपाल का, आपको याद रखना है। नेपाल में थांका, थांका भी एक नृत्य है, वो भी आपको याद रखना है। आगे आते हैं। बिहार नेपाल की सीमा, 7 गो जिला बिहार का है जो नेपाल से सीमा बनाता है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। आपको ये याद रखना है। आगे काली नदी का बात करें तो इसका उद्गम है पिथौरागढ़, उत्तराखंड। वहां का काला पानी से इसका उद्गम होता है काली नदी। और ये भारत नेपाल की पश्चिमी सीमा के साथ बहता है, भारत नेपाल की पश्चिमी सीमा से बहता है। और सुगौली की संधि आपको याद होगा, कितना कमेंट कीजिएगा, 1800 कितना में हुआ था सुगौली की संधि? जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था उसी से संबंधित सुगौली की संधि। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग, अगला हमारा पाकिस्तान है। तो यानी कि हम लोग बांग्लादेश और नेपाल पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जो सीमा है भारत से वो 33-23 किलोमीटर है। पाकिस्तान अलग हुआ 14 अगस्त 1947, इसलिए 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त को, पाकिस्तान एक दिन पहले आजाद हुआ था 14 अगस्त को। और बीएसएफ जो है पाकिस्तान में हमारी सुरक्षा करता है, बताया था बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जगह सुरक्षा करता है। पाकिस्तान से जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं वो है एलओसी, मेनली जो है एलओसी, एलओसी कारगिल, कारगिल के पास है एलओसी। एलओसी का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और पाकिस्तान से जो हमारा सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन। इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर अब नहीं रहा। लद्दाख और जम्मू कश्मीर मिलकर करता था 12-22 किलोमीटर, जो अब शायद जम्मू कश्मीर करता है कि नहीं पाकिस्तान, हमको आप देख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर शायद नहीं करता है, सिर्फ लद्दाख करता है अभी पाकिस्तान से सीमा साझा। जम्मू कश्मीर, हाँ कश्मीर तो करेगा ही ना, पीओके है। ठीक है, पीओके है, तो आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इसका कितना कौन सी साझा कर रहा है, क्योंकि दोनों अब अलग हो चुका है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये पुराना डाटा मेरे पास है। ठीक है, आगे पंजाब का बात करें तो पंजाब सीमा साझा करता है, गुजरात करता है, राजस्थान करता है। सबसे लंबा सीमा साझा 1170 किलोमीटर राजस्थान करता है, क्योंकि ये दोनों अलग हो गया है, ये दोनों अब अलग हो गया है। इसको काट दीजिएगा। ठीक है, इसको नहीं याद कीजिए तो वो ज्यादा बेटर है, हटा दीजिए इसको, है ना। राजस्थान सबसे लंबा सीमा साझा करता है। आगे बात करते हैं। 4 प्रांत है पाकिस्तान में, खैबर पख्तून, पंजाब, सिंध और पीओके। ये 4 प्रांत है। चारों प्रांत का राजधानी भी आपको याद रखना है। खैबर पख्तून का राजधानी है पेशावर, पंजाब का राजधानी है लाहौर, सिंध का राजधानी है कराची, पीओके का राजधानी मुजफ्फराबाद। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, और इससे पहले जो थी राजधानी कराची थी, याद रखिएगा। पहले पाकिस्तान की राजधानी कराची थी। 1967 में, 1967 में, यानी कि देखिए 1965 में होता है युद्ध, 65 में युद्ध होता है ना पाकिस्तान से, तो 65 में युद्ध हुआ, 2 साल के बाद ये अपना राजधानी चेंज कर लिया, क्योंकि भारत घुस गई थी लाहौर तक, भारत लाहौर तक घुस गई थी। तो भाई बोला ना भाई लाहौर को राजधानी नहीं बनाएंगे, खतरा है। इस्लामाबाद को 1967 में ये राजधानी बना लिया। और पाकिस्तान का मुद्रा जो है वो रुपया ही है। पाकिस्तान का मुद्रा क्या है? रुपया है। देखिए, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे नेपाल हो, ठीक है, नेपाल हो, इसका राजधानी रुपया ही। श्रीलंका का भी राजधानी, तो राजधानी बोल रहा, मुद्रा, मुद्रा रुपया ही है। तो भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका, रुपया ही है, रुपया ही है इसका मुद्रा। आगे इंडोनेशिया का बात करें, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा भी नया बनने वाली है। पुराना राजधानी इसका जकार्ता था, अभी नुसंतारा बन रहा है। ठीक है, अब इंडोनेशिया का रुपया, रुपया देखिए आपसे ये क्वेश्चन, जब बीएसएससी सीजीएल 2 आया था, बीएसएससी सीजीएल 2 उसका जब एग्जाम आया था, उसमें यही पूछा था कि मालदीव का करेंसी क्या है? रूपिया। फॉ, देखिए फॉ है, फॉ इंग्लिश में भी दिया था रूपिया, FIYA, रूपिया। तो याद रखिए ये क्वेश्चन टफ हो जाता है, आप हल्का गलती, ऑप्शन में आपको चारों रहेगा, रुपया, रुपया, रूफिया या रुपया, ऐसे करके दे देगा 4 ऑप्शन। आपको रुफिया मारना है। मालदीव का करेंसी रूफिया, पॉ, और इंडोनेशिया का रुपया, पॉ। अंतर क्या है? इंग्लिश में लिख देते हैं RUPIYA, रुपया, और यहाँ पर RUFIYA, रुफिया। समझ रहे हैं दोनों में अंतर?
तो मालदीव का आपका राजधानी हो गया माले, और करेंसी हो गया आपका रुपया। तो रुपया और रुपया रुपया तीनों हम लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं। सरक्रिक जो है वो अरब सागर में है, अरब सागर में बहती है, और भारत में गुजरात राज्य को पाकिस्तान राज्य के सिंध प्रांत से अलग करती है। कौन? ये सरक्रिक। सरक्रिक। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? चोलिस्तान। देखिए हम आपको बताए ही थे। रेड क्लिफ लाइन जो पाकिस्तान को अलग करता है, 17 अगस्त 1947 को अलग हुआ। देखिए 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ लाइन बना। याद रखिए 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ, लेकिन लाइन डिवाइड कब हुआ? 17 अगस्त को। इतना हड़बड़ी में 2 दिन में ये लाइन खींच दिया पूरा, इसीलिए गड़बड़ी हुआ। बेड़ूबाड़ी मामला जो था 1960 का, इसीलिए हुआ था। एगो पुलिस स्टेशन जो था ना इंडिया में था ना पाकिस्तान में था। कैसन लाइन खींचा था भाई रेड क्लिफ है। तो थोड़ा सा लाइन हड़बड़ी में खींचा, 2 ही दिन में लाइन खींच दिया था। बस ऐसे ही मैप में देखा, मैप में ऐसे ऐसे कर दिया, बोला कि हाँ यही होगा तुम्हारा सीमा। ऐसे थोड़ी होता है। जब तक आप सामने नहीं जाओगे, लैंड में नहीं उतर, फील्ड में नहीं उतरोगे, तब तक आप समझोगे कैसे जिसका सीमा कैसे निर्धारित किया जाए। पॉपुलेशन देखोगे, आप लोगों का देखोगे कि इधर का पॉपुलेशन किधर कितना है, कैसे है, कहाँ हंगामा हो सकता है, मारकाट हो सकता है, वो सब देखते हुए आप सीमा निर्धारित करोगे ना। छोटा मोटा चीज तो नहीं है सीमा निर्धारण करना। आगे बात करते हैं मुख्य नदी। पाकिस्तान की मुख्य नदी है सिंधु, और सिंधु की सहायक नदी कौन कौन है? देखिए झेचिरावस, याद रख लीजिए। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेचिरावस ये सीक्वेंस में है। ऊपर में झेलम, फिर नीचे चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास, फिर सतलज। झेचिरावस नॉर्थ से आपका साउथ का यही क्रम है। झेचिरावस, झेचिरावस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम का पुराना नाम है वितस्ता, चिनाब का है अस्कनी, रावी का क्या नाम है पुराना? रावी का नाम क्या है? परुष्णी। व्यास का नाम है विपाशा, सतलज का नाम है सतुद्री। सतुद्री ये सारा पुराना नाम है, जो आपको वैदिक काल में या उससे पहले भी आप पढ़िएगा तो यही नाम दिया रहेगा। झेलम को क्या बोलते हैं? वितस्ता। इसको इंग्लिश में हाइडेस्पीज बोलते हैं। कमेंट कीजिएगा हाइडेस्पीज का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? हाइडेस्पीज का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? आगे आते हैं। संसद जो है पाकिस्तान का वो है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। राष्ट्रीय पशु कौन है पाकिस्तान का? मारखोड़। मारखोड़ एक बकरी की प्रजाति है। क्या है? बकरी की प्रजाति। फल का बात करें तो गर्मी में इसका राष्ट्रीय फल है आम, सर्दी में है अमरूद। भाई नहीं याद कीजिए, मत याद कीजिए, आपको दिमाग होना चाहिए। फल कभी पूछेगा एग्जाम में? कभी नहीं पूछेगा, हम लिख दिए। वृक्ष भी नहीं पूछेगा, देवदार है, याद रखिएगा। वृक्ष देवदार नहीं पूछेगा। खेल पूछेगा, खेल है इसका हॉकी। पक्षी कौन है? चूकर। चूकर जिसको भारत में लोग तीतर बोलते हैं, तीतर बोलते हैं। पीएम और प्रेसिडेंट कमेंट कीजिएगा आप लोग, पीएम और प्रेसिडेंट अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। पर्वत चोटी का बात करें तो पर्वत चोटी यहाँ का केटू है, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का राजधानी आप लोग कमेंट कीजिएगा। पीओके का राजधानी क्या है? राष्ट्रीय फूल का बात करें तो जैस्मीन। फ्लैग ध्वज देख लेते हैं। पाकिस्तान का ध्वज ये है, पाकिस्तान का ध्वज। ठीक है, इसमें हरा रंग जो है, ये ग्रीन कलर, हरा रंग जो है वो मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पर मुस्लिम का मेजोरिटी है, ज्यादा संख्या में है, वो दर्शाता है ग्रीन कलर। सफेद रंग का बात करें, ये सफेद रंग है वो दिखाता है माइनॉरिटीज। अन्य धर्म जो है, जो भी है, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जो भी धर्म है वहां पे वो माइनॉरिटीज वो सफेद कलर से दिखाया है। अर्धचंद्र जो ये आधा चंद्रमा है, ये आधा चांद, ये जो है ये प्रगति का प्रतीक है। मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है पाकिस्तान का। तारा जो, ये जो तारा है वो ज्ञान का प्रतीक है, नॉलेज का प्रतीक है, नॉलेज। ठीक है। अब देखिए इसका नेशनल एंथम का बात करें तो कौमी तराना। कौमी तराना कमेंट कीजिएगा। पाकिस्तान का नेशनल एंथम कौन बनाया था? कमेंट कीजिएगा पाकिस्तान का नेशनल एंथम कौन बनाया था। राष्ट्रभाषा का बात करें तो उर्दू और अंग्रेजी है वहां का राष्ट्रभाषा। देखिएगा पंजाबी बहुत बोला जाता है पाकिस्तान में। ठीक है, वहां पर भी एक पंजाब है, जैसे इंडिया में पंजाब है वहां भी एक पंजाब है, तो वहां पंजाबी बहुत बोला जाता है, लेकिन पंजाबी वहां का राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा उर्दू है और अंग्रेजी है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पूछता है क्वेश्चन। चौधरी रहमत अली 1933 में इन्होंने पाकिस्तान शब्द दिया था। पाकिस्तान का मतलब क्या होता है? देखिए PAKISTAN। पी से हो गया पंजाब, AK से हो गया आजाद कश्मीर, ठीक है, या कश्मीर कहीं कहीं लिख देता है। आई से हो गया इंडस, इंडस यानी कि सिंधु, है ना। एस से हो गया इस्लाम, ठीक है। ऐसे एस से इस्लाम नहीं होता है, कहीं के कोई कोई लोग बोलता है आई का मतलब इंडस है, आई का मतलब इस्लाम है। देखिए कंफ्यूजन है ना। आई एस से हो गया इस्लाम, आई एस से हो गया इस्लाम, है ना, या इंडस, आई एस से हो गया इंडस या इस्लाम। और TAN बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जब आप लिखिएगा लास्ट में आएगा TAN, बलूचिस्तान का लास्ट का 3 वर्ड ले लिया है, तो ये मिला के हो गया पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि हुआ था।
सिंधु जल विवाद हुआ था, जिसमें क्या होता था, भारत जो है बहुत साल तक पाकिस्तान में पानी भेजना बंद कर दिया था। पानी भारत से ही होकर पाकिस्तान जाएगा ना। तो 1960 में एक ट्रीटी हुआ, और वो ट्रीटी क्या बोलता है, सिंधु नदी का ट्रीटी हुआ कि पूर्वी नदी, जितना भी पूर्वी नदी है, ईस्ट का जो नदी है, जो कि रावी, व्यास और सतलज हुआ, ये तीनों नदी का सारा पानी भारत में जाएगा, भारत उपयोग करेगा, अप्रतिबंधित, कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, कोई रोक नहीं लगेगा। अब जबकि पश्चिमी नदी है सिंधु, झेलम और चिनाब, ठीक है, ये तीनों का पानी पाकिस्तान में जाएगा, वो भी अप्रतिबंधित, कोई रोक नहीं लगेगा। अब सबका पुराना नाम देख लेते हैं। झेलम का पुराना नाम है वितस्ता या हाइडेस्पीज, चिनाब का नाम है अस्किनी, रावी का नाम है परुष्णी या पुरुषनी, व्यास का नाम है विपासा, सतलज का नाम है सतुद्री। देखिए, अब चिनाब नदी पर 3 गो परियोजना है, 3 गो डैम है, ठीक है। कौन कौन डैम है? सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, याद रखिए, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, रटा हुआ है, एकदम दिमाग में रटना चाहिए। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है, कहां पर? जम्मू कश्मीर। बगलिहार जम्मू कश्मीर, दुलहस्ती जम्मू कश्मीर, कौन नदी पर? चिनाब नदी पर। तीनों जो है वो चिनाब नदी पर ही है, यानी कि ये तीनों जो है वो चिनाब नदी पर ही है। आगे बात करते हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध 3 बार युद्ध हुआ है, 1965, 1971, 1999। पहला युद्ध हुआ 1965 में, जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, और उसमें हमारे हीरो कौन थे? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद हमारे हीरो थे। 1971 का युद्ध हुआ, उसमें प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, हीरो थे अल्बर्ट इक्का। अल्बर्ट इक्का चौक है रांची, आप चले जाइएगा रांची, वहां पर अल्बर्ट इक्का रोड है आपका, दानापुर में देख लीजिएगा, जहां दानापुर कैंट है वहां पे एक अल्बर्ट इक्का रोड है। 1999 में जो हुआ था वो हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय हीरो थे हमारे विक्रम बत्रा। और उस 1999 के इंडिया पाकिस्तान युद्ध को कारगिल युद्ध भी बोलते हैं। अब देखिएगा, कारगिल युद्ध में जो हम लोग लड़े थे उसका नाम है ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। लेकिन इंडियन एयरफोर्स भी एक ऑपरेशन की थी, इसका नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। कारगिल युद्ध में पूछेगा क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स जो हमारा ऑपरेशन की थी उसका नाम था ऑपरेशन सफेद सागर, लेकिन हमारा जो आर्मी जो हमारा क्या बोलते हैं ऑपरेशन किया था उसका नाम था ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। नेवी किया था, हम बताए थे नेवी दिवस क्यों मनाया था 4 दिसंबर को, बताए थे, क्योंकि नेवी जो क्या किया था वो भी आप देख लीजिएगा। अब कारगिल में हम लोग जीत जाते हैं, तो कारगिल में जीतते हैं 26 जुलाई को, इसलिए 26 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं, अब देखिए पाकिस्तान खत्म हो गया, अब चाइना में आ जाते हैं। चीन जो है, चीन की सीमा 3488 किलोमीटर, हम बताए थे 3 को अगर 4 कर दीजिएगा तो 44 दूनी 88, 44 दूनी 88, लेकिन 4 नहीं, ये 3 है, 3488 है। आगे, चीन से हमारी सुरक्षा करती है एसएसबी और आईटीबीपी, दोनों करती है। एसएसबी कहाँ का सुरक्षा करती है चाइना से? नेपाल और भूटान के पास। नेपाल के पास भी एक रास्ता जाता है चीन, ठीक है, और भूटान के पास भी एक रास्ता जाता है चीन के लिए। तो नेपाल के थ्रू और भूटान के थ्रू अगर चाइनीज घुसना चाहे वहां पर एसएसबी रोक देंगे, और आईटीबीपी जो है वो तिब्बत के पास रोक देंगे। और याद रखिएगा, एक हमारा एलएसी भी है चाइना बॉर्डर, एलएसी। पाकिस्तान में था एलओसी, चाइना में क्या है? एलएसी। एलएसी का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल, कंट्रोल। और एलओसी क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल, वो तो कारगिल को बोलते हैं। एलएसी कहां पर है? लद्दाख और चाइना के बीच में, लद्दाख और चाइना के बीच में, ठीक है। आगे आते हैं, चीन में है आपका 26 प्रांत, राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन के लोग बहुत बिजी रहते हैं इसलिए बीजिंग, ठीक है। सीमा से सटे राज्य, चीन की सीमा से कौन कौन से राज्य सटे हैं? पहले हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, आंध्र प्रदेश और सिक्किम, और सिक्किम, ये है आपका चाइना से सटे हुए जितने भी राज्य हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, तो आप लोग हमको प्रेसिडेंट बता दीजिएगा कौन है चाइना के। सी जिनपिंग है या बदल गए, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आजाद, चाइना कब आजाद हुआ? 1 अक्टूबर 1949 को चाइना आजाद होता है। सीमा चाइना से हमारा क्या है? 2 गो सीमा है, एक तो मैकमोहन रेखा और एक एलएसी। एलएसी को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कहां पर है? ये लद्दाख के पास है, लद्दाख और चाइना को डिवाइड करता है, ठीक है। 1962 में बना था एलएसी। भारत चाइना युद्ध हुआ था 1962 में, उसके बाद एलएसी का गठन हुआ था। और मैकमोहन रेखा का गठन होता है 1913-14 में, 1913-14 में मैकमोहन लाइन। आपसे पूछ देगा डूरंड लाइन कब बना था? 1893। मैकमोहन लाइन 1913 से 14, रेड क्लिफ लाइन 1947, लेकिन कब? 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था, 2 दिन बाद 17 अगस्त, 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान, डूरंड लाइन इंडिया अफगानिस्तान, और मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना।
आगे बढ़ते हैं। संसद का बात करें, संसद संसद इंपॉर्टेंट है, पूछता है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, एनपीसी, एनपीसी शॉर्टकट में क्या याद रखिएगा, एनपीसी, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। राष्ट्रीय पशु का बात करें तो विशाल पांडा, इंपॉर्टेंट है, पशु पूछता है। भाषा मंदारिन, ये वही भी आई है। क्यों मंदारिन? क्योंकि ये मंदारिन भाषा जो है विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। मंदारिन एक जनजाति भी है। और आप हमको कमेंट करके बताइएगा, हम आपको बताए थे चीन का दीवार किसने बनाया था, चीन का दीवार किसने बनाया था। आगे आते हैं। फल का बात करें तो फल है कीवी, यहाँ का राष्ट्रीय फल क्या है, कीवी। पक्षी का बात करें तो रेड क्रेन, रेड क्रेन, ठीक है। खेल का बात करें तो टेबल टेनिस, टीटी, टी टेबल टेनिस। फूल का बात करें तो पियोनी, फूल है पियोनी। नदी का बात करें तो यांग टीशी नदी, यहाँ का सबसे बड़ा नदी है, राष्ट्रीय नदी बोलिए, यांग टीशी नदी है। ये एशिया का सबसे लंबा नदी है, एशिया का सबसे लंबा नदी है, ठीक है। और याद रखिएगा दूसरा, चीन का दूसरा सबसे बड़ा नदी जो है वो है हुआंग हो नदी। हुआंग हो नदी को ही हम लोग पीली नदी भी बोलते हैं। और ये हुआंग हो नदी क्या है, चीन का शोक है। चीन में बहुत बार बाढ़ लाता है, बाढ़ लाने के कारण ये अपने साथ पीली मिट्टी को भी ले आता है। पीली मिट्टी चावल की खेती के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। यही कारण है कि हुआंगहो नदी के किनारे बहुत सारे चीनी सभ्यता पली है, इसलिए इसको हुआंगहो नदी को चीनी सभ्यता का पालना भी बोलते हैं, चीनी सभ्यता का पालना भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं। सबसे ऊंची चोटी का बात करें, लहात्से, लहात्से आप कैसे याद रखिएगा, देखिए एक तिब्बत के लोग, जो तिब्बत तो चाइना में ही आता है ना, तिब्बत के लोग आते हैं ठंडा के मौसम में, पोताला मार्केट लगाते हैं, याद रखिए, देखिए पोताला मार्केट, जो ठंडा का कपड़ा उपड़ा बेचते हैं, है ना, उस मार्केट को लहासा मार्केट भी बोलते हैं, लहासा या पोताला मार्केट, ठीक है। वहीं से याद रखिएगा लहासा, जो लहात्से, लहात्से सबसे ऊंची चोटी है, लहात्से सबसे ऊंची चोटी है। और अभी बताइएगा, चाइना में एक बुद्धिस्ट मठ, बुद्धिस्ट होते हैं मठ, जो मठ के हेड होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, उसका एक स्पेशल नाम है, ठीक है। तो उस मठाधिकारी का नाम क्या है और वो कौन है, उनका ओरिजिनल नाम क्या है वो आप बताइएगा। अब केवें नंबर के वो हैं ये भी आप बताइएगा। वो मठ के हेड होते हैं, चाइना में जो बौद्ध मठ होता है उसके हेड कहलाते हैं वो, ठीक है। आगे आते हैं। चाइना की मुद्रा का बात करें तो इसका मुद्रा है रेनमिंगबी, रेनमिंगबी, ठीक है। कहीं कहीं इसका मुद्रा युआन या ऐसे युआन भी लिख देता है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा रेनमिंगबी जो है इसका नया मुद्रा है। आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि ब्रिक्स जो कंट्री है, ब्रिक्स कंट्री, ब्रिक्स कंट्री बना कब था ये कमेंट कीजिएगा। ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ वो कमेंट कीजिएगा। और अभी कितने सदस्य वो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ब्रिक्स में पहले BRIC ही था, साउथ अफ्रीका बाद में ज्वाइन किया, ठीक है। तो अब समझिएगा, ब्रिक्स का करेंसी को बोलते हैं 5R करेंसी, क्योंकि ब्रिक्स में जितने भी देश हैं सबका करेंसी या मुद्रा जो है वो R से स्टार्ट होता है। जैसे ब्रिक्स में B का मतलब हो गया ब्राजील, R का मतलब हो गया रशिया रूस, I का मतलब हो गया इंडिया, C का मतलब हो गया चाइना, S का मतलब हो गया साउथ अफ्रीका। तो जितने भी देश है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इस सब का मुद्रा जो है, करेंसी जो है R से स्टार्ट होता है। जैसे ब्राजील का करेंसी हो गया रियाल, REAL, रियाल। रूस का हो गया रूबल, RUBEL, रूबल। इंडिया का तो रुपया हो ही गया। चीन का रेनमिंगबी अभी पढ़े, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का रैंड, रैंड, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, IMF का मुद्रा क्या है, IMF का मुद्रा को बोलते हैं SDR। IMF हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, याद रखिए IMF और वर्ल्ड बैंक एक साथ बना है। कौन सा सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स, है ना, ब्रेटन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के थ्रू वर्ल्ड बैंक और IMF एक साथ बना है। कब बना है ईयर बताइएगा। और उसका करेंसी SDR, SDR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइना का अगर हम लोग नेशनल एंथम का बात करें तो वो है मार्च ऑफ वॉलंटियर्स, यानी कि स्वयं सेवकों का समूह, स्वयं सेवकों का समूह। और देखिएगा दो ऐसा जगह है जिसका राजधानी जो है वो बीजिंग है। जैसे AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग। और SCO यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, देखिए नाम इसका संघाई है, नाम में इसका संघाई है, लेकिन हेडक्वार्टर संघाई नहीं है, बीजिंग है। NDB का हेडक्वार्टर संघाई है। बहुत कोई क्या गलती कर देगा, पूछ देगा SCO, SCO का फुल फॉर्म होता है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर मार देगा संघाई, लेकिन नहीं, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग है। तो संघाई किसका हेडक्वार्टर है, संघाई हेडक्वार्टर NDB का न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और ADB का हेडक्वार्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, ये भी आपको याद रखना है। आगे आपका होमवर्क क्या है,
अफीम युद्ध और चीनी क्रांति, चाइनीज रिवॉल्यूशन, ठीक है, 1911 में हुआ था। और अफीम युद्ध, क्या गो अफीम युद्ध हुआ है? 3 गो अफीम युद्ध शायद हुआ है, देख लीजिएगा अफीम युद्ध। अफीम युद्ध आप भारत और चाइना का सॉरी अंग्रेज और चाइना का युद्ध हुआ था, अफीम युद्ध। और वो किस संधि से खत्म हुआ, ये भी आपको पूछता है। जब बीएसएससी सीजीएल पहला प्री वाला एग्जाम हुआ था, सीजीएल 3 का प्री वाला एग्जाम, अफीम युद्ध किस संधि से खत्म हुआ, वो क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आपको भारत और चाइना का जब भी आप रिलेशन पूछ रहे, पड़ोसी देश है ना, इससे रिलेटेड जितना भी युद्ध है आपको याद करना पड़ेगा। आगे आते हैं अगला, म्यांमार। म्यांमार जिसको हम लोग बर्मा भी बोलते हैं, पुराना नाम इसका बर्मा है। सीमा का बात करें तो 1643 सीमा ये साझा करता है भारत के साथ, ठीक है। और म्यांमार से हमारी सुरक्षा करता है असम राइफल्स। असम राइफल्स को क्या बोलते हैं, इसका मोटो क्या है, सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। सबसे पुराना है, 1800 कुछ में बना था। और ये जो है आपका इसका टोपी जो है वो तिरछा होता है। और असम राइफल्स का पुराना नाम है कछार लेवी, कछार लेवी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। म्यांमार की मुद्रा राजधानी का बात करें तो नेपिताओ इसका राजधानी है। मुद्रा का बात करें तो क्यात, KYAT, क्यात, क्यात इसका मुद्रा का नाम है। संसद का बात करें तो पाइथु हेटाओ, ह्याटाओ, ह्याटाओ, पाइथु ह्याटाओ, ये आपको रट लेना है, ठीक है। ये तीनों तो आपको रटना ही है, राजधानी, मुद्रा, संसद। 9 गो पड़ोसी देश है, 9 पड़ोसी देश का रट लेना है। आगे, आजाद कब हुआ था म्यांमार हमारा? देखिए म्यांमार जो है वो बर्मा पहले नाम था इसका। 1935 में था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। उसके द्वारा भारत जो है वो बर्मा को अलग करने के लिए बोल दिया कि हम भारत से बर्मा को अलग करेंगे। लेकिन 1935 के एक्ट से 1937 में अलग हुआ बर्मा। बर्मा भारत से कब अलग हुआ? 1937 में। लेकिन अभी भी 1937 में भारत से तो अलग हुआ, लेकिन अंग्रेज उसको पकड़ा हुआ था, अंग्रेज छोड़ा नहीं था। अंग्रेज से पूर्णतः मुक्त कब हुआ? 4 जनवरी 1948 को। इसीलिए वो 4 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। आप कमेंट कीजिएगा 15 अगस्त को कौन कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? एक देश का नाम है क्यूबा, क्यूबा शायद, हमको लगता है क्यूबा ही है ना, क्यूबा। और एक शायद साउथ कोरिया की कोई है, या ऐसे ही करके कोई है जो 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। कमेंट कीजिएगा, देखिए गलती होगा तो उसको सुधार दीजिएगा, हम कंफर्म नहीं है इसलिए एग्जैक्ट आपको बताएंगे नहीं। राष्ट्रीय पशु का बात करें अगर हम लोग तो इंडो चाइना टाइगर, इंडो चाइना टाइगर, देखिए ये है म्यांमार, लेकिन इंडो चाइना टाइगर जो है इसका राष्ट्रीय पशु है। जिस तरह बांग्लादेश का रॉयल बंगाल टाइगर था, यहाँ पर इंडो चाइना टाइगर इसका नाम है। और याद रखिएगा इसकी सीमा से सटे राज्य, म्यांमार की सीमा से कौन कौन सा राज्य टच करता है? देखिए अरुणा मामी, अरुण नाम की एक मामी थी, अरुण मामी, इसको बोलते हैं अरुणा मामी। अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना से हो गया नागालैंड, मा से हो गया मणिपुर, मी से हो गया मिजोरम, अरुणा मामी, ठीक है। अब आगे आते हैं, राष्ट्रीय फूल का बात करें अगर म्यांमार का तो वो पेडॉक हो जाएगा। पक्षी का बात करें तो ग्रे पीकॉक यानी कि ग्रे मोर, ग्रे मोर ये है इसका राष्ट्रीय पक्षी। खेल का बात करें, खेल इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैन बॉल, कैन बॉल, कैन बॉल इसका राष्ट्रीय खेल है। नदी का बात करें, इरावदी नदी और साल्विन नदी यहाँ पर बहता है। तो देखिए इसका पुराना नाम क्या है म्यांमार का? बर्मा। 1989 में इसका नाम म्यांमार पड़ा, 1989 तक ये बर्मा ही इसका नाम था। आगे होमवर्क है आपके लिए, आंग्ल बर्मा युद्ध, बर्मा का विलय जिसमें हुआ था। अब देखिए आंग्ल बर्मा युद्ध 3 गो हुआ है, पहला आंग्ल बर्मा युद्ध, दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध, तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध। तो क्वेश्चन पूछा था बीएसएससीजीएल प्री में, प्रीलिम्स का जो एग्जाम था, निचली बर्मा को कब मिलाया गया? तो फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध, पहला आंग्ल अफगान युद्ध जब हुआ था तो बर्मा का जो निचला पोर्शन था ना, निचली बर्मा को मिला लिया गया, ठीक है। और जो थर्ड आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ उसमें ऊपरी बर्मा को मिला लिया गया, ऊपरी बर्मा। यार देखिएगा हम अगर उल्टा बोल रहे होंगे फर्स्ट में ये या थर्ड में ये, आप एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा, इसलिए तो आपको होमवर्क दिए हैं कि आप कुछ होमवर्क कीजिएगा तो आपको याद होगा। आंग्ल बर्मा युद्ध 3 गो हुआ है, तीनों का ईयर देख लीजिएगा कब से कब हुआ है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है, किस संधि से समाप्त हुआ और उसमें क्या बड़ा डिसीजन था? बड़ा डिसीजन ये था कि बर्मा का विलय हुआ। और बर्मा का विलय एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में हुआ। एक बार आपको ऊपरी बर्मा मिलाया है और एक बार आपको निचली बर्मा मिलाया है। तो दोनों कब मिलाया है वो आप देख लीजिएगा। आगे आते हैं, मांडले जेल, म्यांमार में वो मांडले जेल है, ये बड़ा फेमस है। क्यों फेमस है मांडले जेल? क्योंकि यहाँ पर आपको बहादुर शाह जफर 2 इसी को रंगून भेजा था, रंगून निर्वासित कर दिया था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक यही मांडले जेल में ही थे। सुभाष चंद्र बोस भी कुछ दिन तक मांडले जेल में रहे थे।
सबसे ज्यादा दिन तक रहे बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पे 1908 से 1914 यानी कि 6 साल रहे। मामूली बात नहीं है, किसी जेल में आपको 6 साल तक रहना मामूली बात नहीं है। वो जेल में रह के भी खाली नहीं बैठे, गीता रहस्य नामक एक पुस्तक उन्होंने लिख दी। बाल गंगाधर तिलक जो है मांडले जेल में गीता रहस्य नामक पुस्तक लिख दी, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस का अगर बात करें, इन्होंने इस जेल को तीर्थ स्थल कहा है। आपसे क्वेश्चन पूछता है सुभाष चंद्र बोस ने किस जेल को तीर्थ स्थल कहा? मांडले जेल, म्यांमार। मांडले जेल, म्यांमार। अंडमान निकोबार में एक जेल है, कमेंट कीजिएगा कि अंडमान निकोबार के जेल का नाम क्या है। आगे बात करते हैं, जिसमें वीर सावरकर को रखा गया था। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार का जो जेल है उसमें वीर सावरकर को रखा गया था। सावरकर मूवी में दिखाया है उसको। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी का बात करें तो हाका काबो राजी, हाका काबो राजी इसका सबसे ऊंची चोटी है। और पर्वत श्रेणी का बात करें, अराकानियोमा पर्वत श्रेणी है। देखिए, जो भारत का जो इधर साइड वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, यही तो म्यांमार से सटता है। और ये श्रेणी जो है इसी को बोलते हैं अराकानियोमा श्रेणी। और यही आगे बढ़ जाता है, लेकिन बीच में पानी उनी इसको काट देता है। जहां जहां पानी काटा है वहां वो द्वीप बन गया है, ठीक है। वही द्वीप बन जाता है अंडमान निकोबार आइलैंड। यानी कि अराकानियोमा पर्वत श्रेणी का ही विस्तृत रूप है, आगे बढ़ा हुआ रूप ही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आपको ये याद रखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस पर्वत श्रृंखला का पार्ट है, तो वो अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला का ही पार्ट है। अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा चोटी क्या, आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं है, हाका काबो राजी नहीं है, ये म्यांमार का सबसे ऊंचा चोटी है। लेकिन अराकानियोमा का सबसे ऊंचा चोटी आप हमको कमेंट कीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है। वृक्ष का अगर हम लोग बात करें तो म्यांमार का सबसे राष्ट्रीय वृक्ष का बात करें, ग्रीन पी फॉल। नहीं पूछेगा एग्जाम में, कभी नहीं पूछेगा, मत याद कीजिए। क्यों याद कीजिएगा? त्योहार का बात करें तो थिंग्यान कसोन नयोन, थिंग्यान कसोन नयोन। देखने से लगा थोड़ा अटपटा सा नाम है, तो वो बर्मी भाषा में होता है वो नाम। बर्मी भाषा समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये नाम भी आपको अटपटा लगेगा, तो वो नाम उसका बर्मी भाषा में, त्योहार का भी नाम। नेशनल एंथम का बात करें तो काबा मा की, काबा मा की, आधा क ये की। तो ये काबा मा की जो इसका नेशनल एंथम है म्यांमार का, वो बर्मी भाषा में है। किस भाषा में? बर्मी भाषा में है। फ्लैग का बात करें, ध्वज का बात कर ले, बर्मा का, अगर हम लोग राष्ट्रीय ध्वज का बात कर ले म्यांमार का, तो इसमें देखिएगा 3 कलर है, पीला, हरा, लाल, ठीक है। तो 3 कलर है, पीला, हरा और लाल। अब बीच में वो स्टार है, सितारा। ये स्टार देखिए तीनों कलर को टच कर रहा है, लाल को भी, हरा को भी और पीला को भी। तो तीनों सबका मतलब समझते हैं। पीला का अगर मतलब समझे, पीला कलर का, ये है आपका एकजुटता का प्रतीक, यानी कि यूनिटी, एकजुटता का प्रतीक है। हरा रंग का बात करें तो ये शांति और सौहार्द का प्रतीक है, यानी कि पीस का प्रतीक है। और लाल रंग का अगर बात करें तो साहस। लाल रंग हमेशा क्या हुआ? सैक्रिफाइस, साहस, एकदम युद्ध, ये सब का प्रतीक होता है जनरली। लाल, लाल डेंजर का प्रतीक है, ठीक है। तो साहस हो गया, और निर्णायक कार्रवाई, कोई ऐसा डिसीजन ले लिए जो एकदम निर्णायक हो, तो निर्णायक कार्रवाई का बात हो तो वो भी लाल रंग, लाल रंग उसका प्रतीक है। लेकिन ये सितारा किसका प्रतीक है? ये सितारा जो है देश का प्रतिनिधित्व करता है, म्यांमार का। यानी कि ये जो झंडा है उसके बीच में देश है हमारा, यानी कि एकजुटता, शांति और साहस के बीच में हमारा देश है। आगे बढ़ते हैं। अब अफगानिस्तान का अगर बात करें तो सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान बनाती है 106 किलोमीटर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ। ये अब भारत में नहीं है, ये डूरंड लाइन बोलते हैं ना इसको, डूरंड लाइन। आगे बताएंगे डूरंड लाइन क्या है, कब 1893 में बना था डूरंड लाइन। अब देखिए, अफगानिस्तान को स्वतंत्रता कब मिलती है? 19 अगस्त 1919 को इसको स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है। और इसी दिन ये स्वतंत्रता दिवस मनाता है अफगानिस्तान। आंग्ल अफगान संधि हुआ था इस दिन, आंग्ल अफगान संधि हुआ था। तो याद रखिए, जहां आंग्ल अफगान युद्ध का बात करेंगे, आपको जाके फट से देख लेना है कितना आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। सारा आंग्ल अफगान युद्ध आपका होमवर्क रहा। और आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था उसमें अंग्रेज साइन कर दिया था, हस्ताक्षर कर दिया था, अब बोला था कि आज से आप स्वतंत्र हैं। यानी कि 19 अगस्त 1919 से अफगानिस्तान जो है वो स्वतंत्र हो गया, क्योंकि आंग्ल अफगान युद्ध में एक संधि हुआ जिसमें हस्ताक्षर का प्रतीक है यही 19 अगस्त। इसीलिए 19 अगस्त को ये अफगानिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो आपका होमवर्क क्या रहा? आंग्ल अफगान युद्ध। आगे बात करते हैं। लेकिन ये 19 अगस्त को तो स्वतंत्र हुआ, लेकिन 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया, आईएसआईएस ने कब्जा कर लिया, ठीक है। आईएसआईएस का फुल फॉर्म आप बताइएगा, ठीक है, फुल फॉर्म बताइएगा। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। क्या है राजधानी? काबुल, काबुल इसकी राजधानी है, ठीक है। अफगानिस्तान में टोटल 34 प्रांत है, नहीं पूछेगा। प्रांत प्रांत वाला क्वेश्चन भी हटा दीजिएगा, नहीं पूछता है एग्जाम में। संसद पूछेगा 16, राष्ट्रीय खेल पूछेगा बुजकाशी, पशु पूछ देगा स्नो लियोपार्ड,
सबसे ऊंचा पर्वत और सबसे ऊंची चोटी आपको कमेंट करना है। याद रखिए अफगानिस्तान में एगो पर्वत सुलेमान पर्वत भी है, सुलेमान पर्वत अफगानिस्तान में है, ठीक ना। तो आप सबसे ऊंचा पर्वत अफगानिस्तान का बताइएगा और चोटी बताइएगा, सबसे बड़ा पर्वत और सबसे ऊंची चोटी, ये दोनों कमेंट कीजिएगा। नदी का बात करें तो एक सबसे राष्ट्रीय नदी जो है इसका, जो मेन नदी है इसका, हेलमंद, हेलमंद नदी अफगानिस्तान में बहती है। राष्ट्रीय फूल का बात करें तो ट्यूलिप है। मुद्रा देखिए इसका, मुद्रा का बात करें तो अफगानी है, अफगानी मुद्रा। वृक्ष का बात करें तो अफगान पाइन, नहीं पूछेगा, वृक्ष नहीं पूछता है। पक्षी हो गया गोल्डन ईगल। फल नहीं पूछेगा, आदू, आदू फल नहीं पूछेगा, फल को काट दीजिए, नहीं पूछता है फल। भाषा का बात करें तो दारी और पश्तो, दारी और पश्तो यहाँ का भाषा है अफगानिस्तान का। और एक भाषा तो आपको पता है, अफगानी भाषा, अफगानी भाषा तो पता ही है, दारी और पश्तो भी यहाँ का भाषा है। आगे बात करते हैं डुरंड लाइन। डुरंड लाइन जो है पाकिस्तान, पीओके और अफगानिस्तान के बीच में है। कब बना था? 1893 में बना था। तो चलिए अब इसका झंडा के बारे में देख लेते हैं। अफगानिस्तान का झंडा देख लेते हैं। इसमें 3 रंग है, काला, लाल और हरा, 3 रंग है, ठीक है। और बीच में जो ये आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है, ये मक्का है, मक्का। और ये नीचे में ये चटाई है, क्या है? चटाई, चटाई इधर बिछा हुआ, यहीं पे इधर कहीं चटाई बिछा हुआ, ठीक है ना, चटाई बिछा हुआ। तो देखिए उसको क्या हम पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे मक्का की ओर मुख किए हुए सुनहरी मस्जिद, ठीक है, जिसके अंदर प्रार्थना की चटाई होती है, यही इसका प्रतीक है। 3 कलर है, काला, लाल, हरा। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना अफगानिस्तान के बारे में, क्योंकि सबसे छोटा बॉर्डर है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। पाकिस्तान और बांग्लादेश सबसे इंपॉर्टेंट था, तो वो हम डिस्कस कर दिया आपको। चाइना भी थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट था, डिस्कस कर दिया। अब ज्यादा उतना नहीं पढ़ना। भूटान का बात करते हैं। भूटान से सीमा हमारा 669 किलोमीटर लगता है। और भूटान से हमारी सुरक्षा करती है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। सीमा साझा करने वाले राज्य कौन है जो भूटान से सीमा साझा करते हैं? वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। राजधानी भूटान का कौन है? थिम्पू। और याद रखिए थिम्पू राजधानी तो है ही, साथ में ये लार्जेस्ट सिटी भी है, सबसे बड़ा सिटी भी है। मुद्रा का बात करें अगर भूटान का, तो नगल्ट्रुम, निगुल्ट्रम, निगुल्ट्रम यहाँ का मुद्रा है, इंपॉर्टेंट, वीवीआई मार दीजिए। और संसद, संसद तसोंगडू, तसोंगडू यहाँ का संसद है, तसोंगडू यहाँ का संसद है। आजाद कब हुआ था भूटान? भूटान आजाद हुआ था 17 दिसंबर 1907 को, 17 दिसंबर 1907 को। भूटान में 20 प्रांत है, कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में। या कब आजाद हुआ ये याद रखिएगा, 17 दिसंबर 1907। भूटान में शुरू से लेकर यहाँ पर राजतंत्र रहा है, ठीक है, राजाओं का निरंकुश शासन, ठीक है। लेकिन ये 2008 में संविधान को अपना लिया, यानी कि भूटान ने अपना संविधान किस वर्ष अपनाया? 2008, 18 जुलाई 2008, 18 जुलाई 2008। लेकिन देखिए 2008 में तो हुआ, मतलब अपनाया, लेकिन लागू प्रभावी कब से हुआ? 2011 से प्रभावी हुआ, 2011 से प्रभावी हुआ। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, प्रभावी हुआ 2011 से। लेकिन एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस वर्ष अपनाया, तो 2008 ही मारना है। 8 में ही वो संसद अपना पार्लियामेंट में पारित कर दिया, तसोंगडू में वो पारित कर दिया। तो भूटान एक निरंकुश राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र में बदल गई। हम आपको एक क्वेश्चन करवाए थे या करवाए हैं, है ना, कि भूटान में किस प्रकार का शासन है? संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि यहाँ अभी भी राजा है, राजा है, यानी कि यहाँ अभी भी एक सम्राट है, सम्राट है, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री भी बैठता है, यानी कि संविधान भी है और राजतंत्र भी है। इसीलिए भूटान कैसा है? संवैधानिक राजतंत्र। तो ये बीएसएससी सीजीएल 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, भूटान में कैसा शासन है? तो राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र आपको मारना है। क्यों? देखिए यहाँ पे एक सम्राट है जो वांगचुक वंश से आते हैं। कुछ दिन पहले हम पढ़े थे को सोनम वांगचुक थी यहाँ की राजकुमारी, सोनम वांगचुक, वांगचुक बदलते रहता है, लेकिन वांगचुक जरूर होगा, वांगचुक जरूर होगा। तो सम्राट कौन है भूटान का? कोई वांगचुक वंश से संबंधित है? आप इसको कमेंट कीजिएगा कि कौन है, अभी कौन है वर्तमान में। प्रधानमंत्री हम जिस समय पढ़े थे उसमें लोटे शेरिंग था, लोटे शेरिंग। लेकिन अभी कौन है प्रधानमंत्री नहीं पता, आप इसको भी हमको कमेंट कीजिएगा कि भूटान का कौन है प्रधानमंत्री। आगे राष्ट्रीय पशु का बात करें तो ये टकिन, TAKIN, टकिन, टकिन यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। वृक्ष का बात करें तो साइप्रस। फूल का बात करें तो ब्लू पॉपी, नहीं पूछेगा, एकदम नहीं पूछेगा। भाषा जोंखा, ये पूछ देगा, भाषा इंपॉर्टेंट है। जोंखा, जोंखा डी से स्टार्ट होता है, DZONGKHA, जोंखा, जोंखा भाषा जो है वो वहां का भाषा है आपका भूटान का। खेल का बात करें तो तीरंदाजी, आर्चरी, ठीक है। पक्षी का बात करें तो रॉबिन, रॉबिन, रॉबिन पक्षी। लेकिन कहीं कहीं आपका भूटान का पक्षी जो मेनली ये है ड्रैगन फ्लाई, है ना, थंडर ड्रैगन,
थंडर ड्रैगन, ठीक है, वो आगे बताएंगे। नदी का बात करें तो मानस, मानस नदी, असम में भी यही नदी बहती है। चोटी का बात करें तो कूला कांगड़ी, कूला कांगड़ी, कूला कांगड़ी चोटी भूटान में है। धर्म का बात करें, देखिए धर्म का बात करें तो बुद्ध धर्म है लगभग 77.4%, और हिंदू धर्म है 22.6%, यानी कि यहाँ दो ही धर्म है मेनली, बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म। नेशनल एंथम का बात करें तो इसका नेशनल एंथम का बात है ड्रुक्स, नाम है ड्रुकसेंड्रेन, ड्रुकसेंडेन, और ड्रुकसेंडेन का मतलब होता है द थंडर ड्रैगन किंगडम, द थंडर ड्रैगन किंगडम। ये देखिए इसका फ्लैग अगर हम लोग देखें, भूटान का फ्लैग झंडा, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। झंडा को अगर आप देखिएगा, देखिए झंडा को हम लोग बड़ा कर दिए थोड़ा सा, तो आप यहाँ देखिएगा ये बीच में जो है, इसमें देखिए तीन कलर है, ठीक है, तीन कलर है। ऊपर में जो हाफ है ये कलर, ये पीला कलर है, ठीक है, पीला कलर है। नीचे का जो हाफ है ये आपका क्या है, लाल कलर है। और यहाँ पर आपका बीच में ड्रैगन टेढ़ा बना हुआ, टेढ़ा तिरछा, पूछेगा किसका किसका झंडा तिरछा होता है, तो भूटान का। और बीच में ये थंडर ड्रैगन, यही है थंडर ड्रैगन। तो इसको समझिए, पीला रंग जो है, इधर तक पीला रंग है, ये किसका प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है। नारंगी रंग, यहाँ देखिए लाल नहीं नारंगी है, नारंगी रंग बौद्ध परंपरा का प्रतीक है, बौद्ध परंपरा का, क्योंकि यहाँ बुद्ध धर्म जो है 77.4% है। और एक चीज हम आपको बताना भूल गए थे, आप कमेंट कीजिएगा म्यांमार में सबसे ज्यादा कौन सा धर्म पाया जाता है, म्यांमार में, ये भी आप कमेंट कीजिएगा, हम बताना भूल गए हैं इसमें, ठीक है। म्यांमार में कौन सबसे ज्यादा धर्म पाया जाता है। आगे, नारंगी रंग तो आपका हो गया बौद्ध परंपरा का। और ये जो बीच में जो आपका है राष्ट्रीय प्रतीक, भूटान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, थंडर ड्रैगन, थंडर ड्रैगन जो आपका झंडा के बीच में भी रहता है, थंडर ड्रैगन। ये याद रखिएगा, अपने पंजों में चार गो आपका ये जवाहरात, जेवर, चार गो जेवर चुरा के भाग रही है, चार गो जेवर रखे हुए। कमेंट कीजिएगा कि चार गो जेवर का क्या मतलब है ना, क्यों भाग रही है ये चार गो जेवर लेकर थंडर ड्रैगन। श्रीलंका का बात करते हैं, अगला हमारा जो अब तटीय राज्य में आ गए, दो गो बचा है तटीय राज्य सीमा साझा करने वाला, एक श्रीलंका, एक मालदीव। तो श्रीलंका का बात करें, ये हमारा तटीय सीमा साझा करता है, इसमें 9 प्रांत है, 25 जिला है। नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा एग्जाम में। राजधानी का बात करें तो श्री जयवर्धने कोट्टे और कोलंबो इसका राजधानी है, ठीक है। और श्री जयवर्धने कोट्टे जो राजधानी के साथ साथ यहाँ का सबसे बड़ा सिटी भी है, लार्जेस्ट सिटी भी है, ठीक है। कमेंट कीजिएगा कितना सीमा वो कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है श्रीलंका के साथ, वो कमेंट कीजिएगा। आजाद कब हुआ श्रीलंका, 4 फरवरी 1948 को आजाद हुआ, 4 फरवरी 1948। देखिए 1948 को अफगानिस्तान भी आजाद हुआ था, सॉरी अफगानिस्तान बोल रहे हैं, अफगानिस्तान तो 1919 में हुआ था। बर्मा, बर्मा आपका 1948 में आजाद हुआ था। श्रीलंका आपका 4 फरवरी 1948 में आजाद हुआ। मुद्रा का बात करें तो इसका भी रुपया है, हमको बताया था रुपया 4 गो का है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। वही अगर इंडोनेशिया का बात करें, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का मुद्रा का बात करें तो क्या हो जाएगा, रुपया, रुपया। और मालदीव है ना, मालदीव, मालदीव का बात करें, इसका मुद्रा का नाम हो गया रुफिया, रुफिया। यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है, बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। भाषा का बात करें तो यहाँ पे दो भाषा बोली जाती है, सिंहली और तमिल। ये तो आपको जिंदगी में नहीं भूलना चाहिए, भूल गए तो आप समझिए आप पे लानत है, क्योंकि 10th क्लास में एनसीईआरटी में चैप्टर पढ़ना है सिंहली और तमिल के बारे में, फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटी का, ठीक है, सिंहली और तमिल, ठीक है। तो वो आप ये तो समझ गए। आगे वृक्ष का बात करते हैं, आयरन वुड, नहीं पूछेगा, याद मत कीजिए। पशु का बात करें तो हाथी, ये भी नहीं पूछेगा, पशु पूछ सकता है, पशु पूछ सकता है, हाथी। और याद रखिएगा श्रीलंका में एक जनजाति निवास करती है जिसको वेद्दा जनजाति बोलते हैं, वेद्दा जनजाति। हम आपको बताया था, कैसे याद करवाए थे, श्रीलंका में कौन थे, रावण, रावण लंका से बिलोंग करते थे ना, रावण। और रावण को वेद का नॉलेज था, इसीलिए वेद्दा जनजाति श्रीलंका में निवास करती है, ऐसे करके आपको बताए थे। मुद्रा का बात करें तो रुपया, फूल का बात करें तो ब्लू वाटर लिली। कमेंट कीजिएगा वाटर लिली कहाँ का राष्ट्रीय फूल है, हम आपको बताए हुए हैं। ब्लू वाटर लिली तो हो गया श्रीलंका का, और वाटर लिली कहाँ का है वो कमेंट कीजिएगा। खेल वॉलीबॉल, खेल क्या हो गया, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल और कहाँ का खेल है हम ये भी बताए हुए हैं, वॉलीबॉल, वो भी आप कमेंट कीजिएगा। पक्षी का बात करें तो सीलोन, सीलोन क्या होता है, एक जंगली मुर्गी होती है, जंगली मुर्गी। और ये सीलोन जो है श्रीलंका का पुराना नाम भी है, श्रीलंका का पुराना नाम भी है सीलोन, और यहाँ पक्षी भी जो है वो सीलोन ही है। और नदी का बात करें तो श्रीलंका में महावेली गंगा एक नदी बहती है, महावेली गंगा। धर्म का बात करें तो बौद्ध धर्म यहाँ पर 70% है, हिंदू धर्म यहाँ पर 12.6% है।
सबसे ज्यादा यहाँ पर भी बौद्ध धर्म ही पाई जाती है। चोटी का बात करें तो पिडुरु तलगला, पिडुरु तलगला यहाँ का सबसे ऊंचा चोटी है श्रीलंका का। फल का बात करें तो कटहल, कमेंट कीजिएगा कटहल कहाँ का था, हमको लगता है शायद बांग्लादेश का था, बांग्लादेश का फल था कटहल। कमेंट कीजिएगा, आप देखिए कमेंट कीजिएगा कि कहाँ का राष्ट्रीय फल कटहल है। वैसे फल नहीं पूछता एग्जाम में। नेशनल एंथम का बात करें तो इसका नेशनल एंथम जो है श्रीलंका का वो है श्रीलंका मठ, श्रीलंका मठ। संसद का बात करें तो पार्लियामेंथुआ, पार्लियामेंथुआ, और ये सिंघली भाषा में है, सिंघली भाषा का शब्द है। त्योहार का अगर बात करें तो सिंघल और तमिल का नववर्ष, सिंघल और तमिल का नववर्ष इसका त्योहार है। वैसाख है, पोषण महोत्सव है, कैंडी एसाला पेरहोड़ा इसका त्योहार है, कटारगामा महोत्सव, वेल महोत्सव और दीपावली। देखिए दीपावली एक्चुअली में क्या हुआ था कि रावण को मार के लंका पर विजय प्राप्त करके जब वापस आए थे भगवान श्री राम, तो वो आपका दिवाली मनाए थे। तो दिवाली को श्रीलंका में भी खुशी से मनाता है आदमी लोग, ठीक है। और एक कमेंट कीजिएगा, दीपावली दीपावली का त्योहार को कौन सी जनजाति शोक के रूप में मनाती है? थारू जनजाति, इसका आंसर है थारू जनजाति। थारू जनजाति जो है वो दीपावली के पर्व को शोक के रूप में मनाती है, यानी कि अपना सौरो डे शोक के रूप में मनाती है। एक कमेंट कीजिएगा, 15 अगस्त को कौन सा देश शोक के रूप में मनाता है? ठीक है, यानी कि सैडेस्ट डे उसको मानता है, सैडेस्ट डे 15 अगस्त को बोलता है, कौन सा? ये कमेंट कीजिएगा, आपको बताया है। फ्लैग का बात करें, झंडा का बात करें तो श्रीलंका का ये झंडा है, ये शेर है, शेर और लाल कलर, ये सिंघली को दर्शाता है, सिंघली जाति को दर्शाता है। और शेर के हाथ में एक तलवार है, ये देख रहे हैं शेर के हाथ में तलवार। इसका क्या मतलब है? देखिए शेर का मतलब है सिंघल जाति का प्रतीक, यानी कि श्रीलंका में दो ही जाति है, सिंघल और तमिल, सिंघली और तमिल, ठीक है। तो सिंघल जाति जो है उसका प्रतीक है शेर, और ये लाल रंग भी उसी का प्रतीक है, ठीक है। और शेर के हाथ में जो तलवार है वो किसका प्रतीक है? देश की संप्रभुता और ताकत का प्रतीक है, देश की संप्रभुता और ताकत का प्रतीक है। आगे आते हैं, मालदीव, ये हमारा लास्ट बचा हुआ है मालदीव, जो तटीय सीमा है, और ये याद रखिएगा अरब सागर में है। आपसे क्वेश्चन पूछता है लक्षद्वीप कहाँ पर है? अरब सागर में है। मालदीव कहाँ पर है? अरब सागर में। गलती क्या करता है आदमी, इसको इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर मार देता है। देखने में देखिएगा ये मैप है इंडिया का, इधर साइड है आपका अरब सागर, इधर साइड है आपका बंगाल की खाड़ी, और नीचे है आपका हिंद महासागर। लक्षद्वीप यहाँ पर है, देखने में लगेगा ना कि हिंद महासागर में घुसा हुआ है, लेकिन नहीं, ये अभी अरब सागर में है। तो जब लक्षद्वीप अरब सागर में है तो मालदीव में और डाउट हो जाता है कि ये हिंद महासागर में होना चाहिए, क्योंकि लक्षद्वीप के नीचे है मिनिकॉय, मिनिकॉय के नीचे है मालदीव, ठीक है। लक्षद्वीप तो अरब सागर में, चलिए ठीक है, उसके और नीचे आ गया तो आदमी को डाउट होता है, कहते ये तो और नीचे है, यानी कि हिंद महासागर में होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये मालदीव जो है वो भी आपका अरब सागर में ही है। और याद रखिएगा मालदीव और मिनिकॉय को डिवाइड करता है 8 डिग्री चैनल, फिर मिनिकॉय और लक्षद्वीप को डिवाइड करता है 9 डिग्री चैनल। याद रखिएगा इस दोनों के बीच में 8 डिग्री और इस दोनों के बीच में 9 डिग्री, यानी कि 8 डिग्री चैनल किसको डिवाइड करता है? मालदीव और मिनिकॉय को, और 9 डिग्री चैनल डिवाइड करता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। कमेंट कीजिएगा 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? डंकन पैसेज किसके किसके बीच में है? और कमेंट कीजिएगा, हाँ, और है एक कोकोआ चैनल, कोकोआ चैनल, कोकोआ चैनल किसके किसके बीच में है, ये भी आप कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मालदीव में केवल एक ही प्रांत है और एक धर्म है मुस्लिम, सिर्फ यहाँ पर मुस्लिम ही है, एक प्रांत एक धर्म। आगे बात करते हैं, यहाँ पर कोरल रीफ द्वीप बहुत ज्यादा है, 1000 से ज्यादा आपका यहाँ पर कोरल रीफ का द्वीप है, कोरल रीफ का द्वीप है। मूंगा, कोरल रीफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूंगा, मूंगा। अब यहाँ देखिएगा मालदीव का राजधानी क्या है? माले, राजधानी क्या? माले। और करेंसी क्या है? मुद्रा रुपया। हम बार बार रिपीट करवाते हैं, मालदीव का रुपया। अगर इंडोनेशिया पूछे तो इंडोनेशिया का हो जाएगा रुपया, ठीक है। भारत का रुपया, नेपाल का यही रुपया, ठीक है। भारत, नेपाल, पाकिस्तान और किसका रुपया? बांग्लादेश, बांग्लादेश का तो टका है, बांग्लादेश का टका है। श्रीलंका का है, श्रीलंका का है रुपया। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, 4 गो का रुपया है। खेल का बात करें मालदीव का तो ये हो जाएगा फुटबॉल। संसद का बात करें तो मजलिस। भाषा का बात करें तो धीमेदी। देखिए लक्षद्वीप का भी भाषा याद रखिएगा, लक्षद्वीप में मेनली मलयालम बोला जाता है, लेकिन लक्षद्वीप में आपका महली भाषा भी बोला जाता है, महली भाषा। ये एग्जाम में पूछा, एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी आरआरबी रेलवे का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, महली भाषा लक्षद्वीप का है। आगे बात करें आपसे वृक्ष,
मालदीव का वृक्ष का बात करें तो कोमोनेट पाल्म, नहीं पूछेगा। फूल का बात करें पिंक रोज, नहीं पूछेगा। पक्षी का बात करें व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन, पूछ सकता है। पशु का बात करें तो येलो फिश ट्यूना, येलो फिश ट्यूना। फ्लैग का बात करते हैं, अब आगे आते हैं लास्ट। ये है आपका मालदीव का झंडा। यहाँ पर आपको लाल कलर है, बीच में आपको हरा कलर है, और यहाँ पर आपको सफेद कलर है। तो रेड कलर जो है, लाल कलर, वो है ब्लड शेड और बोल्डनेस का, ठीक है, ब्लड शेड और बोल्डनेस का प्रतीक है। ग्रीन कलर जो है बीच में, वो वेल्थ यानी कि समृद्धि और पीस यानी कि शांति का प्रतीक है। व्हाइट क्रिसेंट मून, ये जो उजला कलर का क्रिसेंट मून दिख रहा है ना, वो इस्लाम का प्रतीक है। यहाँ पर एकमात्र धर्म है मुस्लिम। तो ये था आपको जितना भी भारत और उसके पड़ोसी देश था, राज्य देश था, उसके बारे में पूरे डिटेल से हम आपको कवर कर दिए हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये चैनल फैलाइए, ठीक है। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइएगा, ठीक है। और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।